यार सर दे सकते यार, ब्रेन वॉश हमसे ज्यादा होती है। नहीं नहीं ठीक है। हाँ मैं तो मैं समझ क्या प्लान है आपका, क्या पढ़ने से आज जाके जाने से देखना है। 50 रुपए का आप तो देख लीजिए। आज आखिरी बार आज आखिरी बार रात का लाभ टाइमिंग बहुत पक्की जा रही है। टाइमिंग मेरी वो हाँ भैया फ्रेश नहीं है। मैं के लिए रहता कम से कम 30 साल तक। जी आज अगर हमारी कंपनी बंद हो गई, मेरी कंपनी में आने के कितना कुछ पढ़ने का फायदा है हमें। चलो जी, तो फिर ठीक है बेटा, इसको एरिया को छोड़ दो। 15 मिनट नंबर से जाया हमें जाया कर बैठे को 15 नंबर ना पढ़ो, इतना ही दुख है आपको कंपनी बंद कराने का। बेटा हो सकता है आप उससे बड़ी कंपनी बनाने जा रहे हो, एक कंपनी माइंड अप करने जा रहे हो। तो फिर बनाने का हैं? अच्छा, जो 10 ना उसको बाद में देगा ना, फिर सवाल करेगा। बेटा बच्चे पूरे हो रहे हैं, आखिरी दिन है, हैं? हो सकता है उसके बाद 10-15 मिनट में आपसे उधार भी मांग लूं। उधार मोहब्बत की कहती है सर, उधर खाना खत्म हो जाएगा सर, उधार में चौक पे। आजकल शरीफों की कंपनी है। खत्म कर दे। बेटा अभी उसके मैं लिंक शेयर कर दूंगा प्रॉपर, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन जमीन मिल जाएगी, आप परेशान ना हो। मैं कह रहा हूँ दिन कम है मेरे बच्चे, क्योंकि कल फिर वो बच्चे आने जाने में उनका मसला होगा। हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि उसका सारा इकट्ठा करके एक आपको ओवरव्यू दे दूँ चैप्टर नंबर 9 का, क्योंकि 8 तो पॉसिबल ही नहीं ना उसका ओवरव्यू, वो तो सारा ही है इतना डिटेल में है। लेकिन 9 का हो सकता है एक हल्का सा ओवरव्यू, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह वो कर लीजिएगा। नहीं बेटा देखिएगा, याद करें हमने डिस्कस किया था कि जो कंपनी बनाते हैं मेरे बच्चे, हमने डिस्कस किया था कि कंपनी बनाने वाले कंपनी किसके सपोर्ट कर दिया करते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनकी लाइबिलिटीज याद है ना, कि कंपनी की खुद की लाइबिलिटी किस तरह की हुआ करती थी बोला, कंपनी की खुद की अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या है, कंपनी लोगों की लाइबिलिटी जितना हो सके पे करेगी अपने कैश से, अगर कैश ना बचे तो एसेट बेच, ऐसे ना मेरे बच्चे। मान लो कि मेरे बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप किसको कहते हैं, उस प्रोसेस को जिससे हम कंपनी खत्म कर रहे हो, उस प्रोसेस का नाम वाइंडिंग अप होता है, याद रखिएगा। जब हम कंपनी के एसेट्स बेच रहे हो और लोगों की लाइबिलिटी उससे पे ऑफ कर रहे हो, तो समझ ये प्रोसेस जब हम शुरू करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कंपनी को वाइंड अप कर रहे हैं, यानी कि एसेट्स बेच के अब कंपनी खत्म करने जा रहे हैं। और वो प्रोसेस जब शुरू हो जाए, जब एसेट्स बेच बेच के लोगों की लाइबिलिटी पे कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वाइंडिंग अप। और जिस दिन कंपनी सफाई हस्ती से मिट जाएगी, हम रजिस्ट्रार के रजिस्टर से कंपनी का नाम खत्म करवा देंगे, उस दिन यह कंपनी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो वाइंडिंग अप एक्चुअली मेरे बच्चे कंपनी को खत्म करने का तरीकाकार है। कहते हैं टर्म वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी में भी डिफाइंड एज द प्रोसीडिंग बाय विच ए कंपनी इज डिसॉल्व, जिस तरीकाकार से, यानी कि वो इकदाम, प्रोसीडिंग क्या होती है बोला, इकदाम।
वो इकदाम जिससे हम कंपनी डिसॉल्व करते हैं उन इकदाम को वाइंडिंग अप कहते हैं। जैसे द लाइफ ऑफ कंपनी इज पुट टू एन एंड, यानी कि डिसॉल्व करने का मतलब क्या है, जब कंपनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उसमें कोई सांस बाकी ना रहा। द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज आल्सो कॉल्ड द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। याद रखिएगा, एमसीक्यू पूछ सकता है कि वाइंडिंग, ये भी पूछ सकता है वाइंडिंग ऑफ द कंपनी का मतलब क्या है। नीचे 4 ऑप्शन आ रहे होंगे। और फिर पूछ सकता है कि अच्छा बताएं कि वाइंडिंग अप का कोई और नाम भी है, लिक्विडेशन, लिक्विडेट करना, यानी कि एसेट बेच के पैसा रिकवर करो, लोगों का पैसा दो। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, वाइंडिंग अप के प्रोसेस के दौरान, द एसेट ऑफ द कंपनी आर डिस्पोज ऑफ, डेट्स ऑफ द कंपनी आर पेड ऑफ आउट ऑफ द रियलाइज्ड एसेट, यानी कि एसेट बेच के जो पैसा रियलाइज हुआ है उससे हम लोगों की लायबिलिटीज पे ऑफ करेंगे। आर फ्रॉम द कंट्रीब्यूटरीज एंड, और ये कंट्रीब्यूटरी का लफ्ज भी आएगा, ये वो लोग हैं, याद है, जिन लोगों ने वादा किया था कि जब कंपनी वाइंड अप होगी उस वक्त अगर एसेट्स कम पड़ेंगे लायबिलिटी पे करने के लिए, हम घर से लाके देंगे, वो गारंटी लिमिटेड कंपनी है। ये वो इस तरह के लोग क्या कहलाएंगे, कंट्रीब्यूटरी। या वो शेयर होल्डर जिसने उधार पे कभी शेयर लिए थे, आधे पैसे दिए होते होंगे पहले, पार्शली पेड शेयर भी, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कंट्रीब्यूटरी, जिन्होंने आखिर पे एसेट्स में कंट्रीब्यूट करना है ताकि कंपनी की लायबिलिटीज पे ऑफ हो सके, वो कौन होंगे, वो कंट्रीब्यूटरीज होंगे। एंड इफ एनी सरप्लस इज लेफ्ट, और अगर बच गया लायबिलिटी पे करने के बाद, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग इन द कंपनी, जिस हिसाब से उनके शेयर होल्डिंग होगी उस लिहाज से। लेकिन अगर मान लो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे, उनको तो नॉमिनल वैल्यू के लिहाज से हमने पैसे वापस करने, याद है ना, वाइंडिंग अप के मौके के ऊपर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, जितने उनके पास शेयर थे, नॉमिनल वैल्यू के लिहाज से उनका पैसा वापस करेंगे, और बाकी जो बचेगा वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को उनके प्रपोर्शन के लिहाज से, जिसका जितना बनता होगा, जिसकी जितनी शेयर होल्डिंग होगी। The process of winding up began after the court passes the order for winding up, or resolution is passed for voluntary, यानी कि दो तरीके से वाइंडिंग अप हो सकती है। तो एक हो सकता है कोर्ट में जाके अप्लाई कर दे, सर ये इस कंपनी को खत्म करवाएं, तो कोर्ट जिस दिन ऑर्डर पास करेगा वाइंडिंग अप स्टार्ट हो जाएगी, वाइंडिंग अप करो भैया। या बात का हम खुद ही कंपनी खत्म कर रहे होते हैं, चलो भैया बस बहुत हो गया, अब खत्म करते हैं, हमने रेजोल्यूशन पास की और कंपनी खत्म कर रहे हैं। तो दो तरीके से, द कंपनी इज डिसॉल्व्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग ऑन द रेजोल्यूशन, द कंपनी सीजर्स टू एग्जिस्ट, यानी कि जब वाइंडिंग अप का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी। और डिसॉल्व होने का मतलब क्या है, अब कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना रजिस्ट्रार के पास ना कहीं। मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप पूछ सकता पेपर में कि बताएं वाइंडिंग अप कैसे कैसे हो सकती है। बेटा 3 तरीके हैं वाइंडिंग अप के, या तो हम खुद वाइंडिंग अप करते हैं, इसको बोलता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप, या हो सकता है कोर्ट की तरफ से हुक्म हुआ हो, चलो इस कंपनी को खत्म करो, ऐसी हरकतें हो हमारी, कोर्ट हुक्म दे दे कि इस कंपनी को खत्म करो, उसको कहते हैं वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट। अच्छा बात का हम वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर रहे होते, लेकिन कुछ लोग कहते हैं आप हमारे साथ जुल्म कर रहे हो, या सिर्फ बेच बेच के आप अपने घर ज्यादा लेके जा रहे हो। मैं कहूंगा नहीं नहीं यार कैसी बात कर रहे हो, हम सब बराबर लेकर चल रहे हैं उसको। कुछ लोगों को एतराज होगा, और लोग हो सकता है वो कोर्ट के पास चले जाएं, वो कोर्ट को कहेंगे सर हम कर तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप रहे हैं, लेकिन इन लोगों की नीयत खराब लग गया, हम ये हमारे साथ धोखा करेंगे, आप वॉलंटरी वाइंडिंग अप को अपनी सुपरविजन में करवाएं। एक तो होती है प्योर वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, जहां पे कोर्ट ने हुक्म दिया इस कंपनी को खत्म कर। एक होता है हम खुद अपनी मर्जी से कंपनी खत्म कर रहे हो, लेकिन कुछ लोगों के एतराज के ऊपर के ये वाइंडिंग अप हम खुद नहीं करेंगे ताकि कल हमारा आपस में फड्डा ना पड़े, हम कोर्ट की सुपरविजन में वाइंडिंग अप करवाएंगे, तो उसको कहते हैं वाइंडिंग, वॉलंटरी वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट। 3 तरह की वाइंडिंग अप होती है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, या वॉलंटरी वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट। याद रखोगे इस बात को, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी में भी आइदर भी बाय द कोर्ट, कोर्ट खुद हुक्म देखेंगे अभी, कोर्ट कब कब हुक्म देगा इस कंपनी को खत्म करो, या वॉलंटरी, या सब्जेक्ट टू द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट, यानी कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट। द प्रोविजन ऑफ कंपनी दो रिलेटेड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, तो देखिएगा लाइन को, द प्रोविजन ऑफ द कंपनी 2017 रिलेटेड टू वाइंडिंग अप शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अदरवाइज, यानी कि कंपनी एक्ट 2017 ने जो वाइंडिंग अप की प्रोविजन दे रखी है कि जब कंपनी वाइंड अप होगी तो क्या करना है, वो तीनों तरह की वाइंडिंग अप के ऊपर अप्लाई होंगी, अनलेस के लॉ स्पेसिफिकली उसको कह दियो कोर्ट के मामले में कंपनी एक्ट की ये बात नहीं चलेगी, वहां पे कोर्ट की चलेगी। अदरवाइज जो तरीकाकार कंपनी एक्ट 2017 ने बता रखा है वाइंडिंग अप का, वो तीनों तरह के मौत पे अप्लाई होगा। मुश्किल बात तो नहीं, अभी तक आपको पता चल गया वाइंडिंग अप क्या होती है, रेजोल्यूशन क्या होती है, और वाइंडिंग अप कितने तरीके से हो सकती है। नहीं बेटा, सर्कमस्टांसेस इन व्हिच कंपनी में बी बाउंड अप बाय कोर्ट, कोर्ट कब हुक्म देगा कंपनी को वाइंड अप करो, बेटा इसी तरह पूछेगा, यही सवाल बनेगा, और ये आपने सारा लिखना शुरू करना है स्ट्रेट फॉरवर्ड। और मैंने आपको बता दिया अभी तक यहाँ पे कोई एप्लीकेशन उसने पूछी नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें पूछ रहे, तो आपने इसको रिप्रोड्यूस करना है, कब कब कोर्ट हुक्म देगा इस कंपनी को खत्म करो, आज आपको पता चल जाएगा। पिछले कॉन्सेप्ट आपके वो जो पीछे पढ़ के आए हो ना, बड़ी सारी चीजें वो दोबारा इकट्ठी होकर आपके सामने आ जाएंगी। कहता है इफ द कंपनी हैज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन रिजॉल्व दैट द कंपनी बी बाउंड अप बाय द कोर्ट, कोर्ट कब कंपनी को खुद वाइंड अप करेगा, अगर तो हम सब लोगों ने खुद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये कहा हो कि कंपनी को वाइंड अप करवाया जाएगा कोर्ट के थ्रू, कोर्ट ही वाइंड अप करेगा हमारी कंपनी को, ये वॉलंटरी वाइंडिंग अप नहीं कर रहे,
हम कह रहे हैं कोर्ट ही टोटल जो वाइंडिंग अप है वो करे ही कोर्ट। तो स्पेशल ये अभी मैं बताऊंगा दो तरह किस तरह ये जाएंगे हम कोर्ट के पास। या तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर, देखो स्पेशल रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, या तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इख्तियार ही कोर्ट को दे दो, सर हमें खत्म कर दो। तो फिर वाइंडिंग ये वॉलंटरी नहीं है, ये है ही प्योरली वाइंडिंग अप कौन सी है, बाय कोर्ट। याद रखोगे, क्यों सुपरवीन करना यार, यानी कि आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कोर्ट को इख्तियार दे दें हमारी कंपनी को वाइंड अप कर दो, ये भी ये क्या होगी, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। यानी कि कब कब कोर्ट की तरफ से कंपनी वाइंड अप हो रही हो, हम सर हालात देख रहे हैं, आप खुद कोर्ट को इख्तियार दे दो, सर आए और कदम कर दें। और वो कैसे इख्तियार दोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए। दूसरा, if default is made in delivering the statutory report to the registrar or the holding in the statutory meeting। याद है हमने statutory meeting करवानी थी इन कारपोरेशन के 9 महीने या सीसीबी मिलने के 180 डेज whichever is earlier है। अगर वो आपने statutory मीटिंग ही ना करवाई हो, और याद है उस मीटिंग के अंदर रिपोर्ट डिस्कस होती थी, और रिपोर्ट जब हम मीटिंग का 21 दिन पहले नोटिस भेजते थे, रजिस्ट्रार को भी जमा करवाते थे और मेंबर्स को भी भेजते थे। अगर आपने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट मेंबर को जब रजिस्ट्रार को ना जमा करवाई हो या स्टैट्यूटरी मीटिंग ही ना करवाई हो, तो कोर्ट को इतना गुस्सा आएगा, वो कहेगा इस कंपनी को वाइंड अप करो, यानी कि बनते कंपनी खत्म हो रही है। याद रखोगे कितनी अहम चीज थी वो। उसके बाद, इफ डिफॉल्ट इज मेड इन होल्डिंग एनी 2 कंसेक्यूटिव एजीएम, अगर लगातार 2 एजीएम ना हो, याद हमने डिस्कस किया था एजीएम ना होने की वजह क्या हो सकती है, कोरम पूरा ना हो। आज कोरम पूरा नहीं हो रहा, हमने डिस्कस किया था। उसके बाद मीटिंग अर्जन हो, अर्जन मीटिंग में अगर एक मेंबर भी आ गया, एससीसीबी का हुक्म क्या था, हाँ, तो वो भी कोरम कंसिडर हो, अगर आपको याद याद है। यानी ये एससीसीपी जब मीटिंग करवाता था, एससीसीपी कहता फिर ठीक है मैं मीटिंग करवाऊंगा तो एक बंदा भी आ गया। लेकिन वैसे हमने डिस्कस किया था, अगर तो वैसे मीटिंग हो रही हो एससीसीपी वाली ना हो, लेकिन नॉर्मल मीटिंग अगर आज नहीं हो रही तो फिर कम से कम 2 बंदे आ जाए अगली मीटिंग में। आज कोरम पूरा नहीं हुआ आधे घंटे तक, फिर नेक्स्ट मीटिंग में कम से कम 2 बंदे आ जाए। लेकिन एससीसीपी अगर मीटिंग करवा रहा हो तो फिर तो उसने कहा हो कि क्या है कि अगर एक बंदा भी आ गया एससीसीपी वाली मीटिंग में, वो भी कोरम था। एससीसीपी का लहरा एक बंदा वाला। आम कोरम क्या था, तो जो पूरा ना हो तो फिर 2 बंदे बगैर वोटिंग पावर के। ये वोटिंग पावर मतलब चाहे उनके पास जितने मर्जी वोट, याद है ना ये बातें ना, है अल्लाह करे। अगर आपने लगातार 2 एजीएम छोड़ दी, देखो आपने 2020 में भी कोई एजीएम नहीं करवाई, 2021 में भी कोई नहीं करवाई, तो कंपनी वाइंड अप कर दी जाएगी। If the company has made default in filing with registrar, its financial statements are annual return for immediately proceeding to consecutive financial year। पिछले 2 लगातार सालों के अंदर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को फाइल नहीं की, और एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप करते थे ना, रजिस्ट्रार को जमा करवाते थे, अभी हम पढ़ के हैं। तो आपने लगातार 2 सालों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न बनाकर रजिस्ट्रार को जमा नहीं करवाई, तो फिर भी आपकी कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाएगा। इफ द नंबर ऑफ मेंबर इज रिड्यूस्ड इन द केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी बिलो 3 एंड केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी बिलो 2, यानी कि पब्लिक के मामले में 3 से कम मेंबर चले जाएं और प्राइवेट में 2 से कम, तो फिर भी वाइंड अप कर दिया जाएगा। हाँ, बोला था बात, आपको 180 दिनों तक का टाइम दिया है, उसके बाद पर्सनली लायबल होंगे। यानी कि वो पर्सनली लायबल चलते ही रहेंगे, अगर आप उसके बाद भी नहीं कर रहे तो एक खास अरसे तक देखेंगे, अगर वो डिफॉल्ट कंटिन्यू रहा तो क्या कर दिया जाएगा, वाइंड अप कर दिया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह के एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट को जैसे वो करते थे, कैंसिल करते थे उसका लाइसेंस, वो बातें भी लिख देंगे, वो भी चल देंगे यहाँ पे मोस्टली। इफ द कंपनी इज अनएबल टू पे इट्स डेट, अगर कंपनी इतने हालात खराब हो वो डेट पे करने के काबिल ही ना हो, अपना लोन वापस है, ये पूछेगा पेपर के अंदर, अलहदा इसका तरीकाकार भी बता रखा है कब हम समझेंगे कंपनी अनएबल टू पे डेट है। अगर कंपनी अनएबल टू पे डेट हो, इफ द कंपनी इज, ये सारे वो एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले, इफ द कंपनी इज कंसीव्ड और ब्रॉड फॉर, ये वही है मेरे बच्चे, मैंने इतनी लाइन कटवाई थी आपको। इफ द कंपनी इज कैरिंग ऑन अनलॉफुल और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, डिट्टो वही, एक लफ्ज भी चेंज नहीं। इफ द कंपनी इज कैरिंग ऑन बिजनेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन पाकिस्तान और रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ रूल्स, यानी कि ऐसा कारोबार कर रही हो जो लॉ ने मना किया, ऐसा कारोबार करना शुरू कर दे। इफ द कंपनी इज कंडक्टिंग इट्स बिजनेस इन ए मैनर ऑप्रेसिव टू द माइनॉरिटी मेंबर्स, ऐसे कारोबार कर रही हो जिससे माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर है उनको दीवार से लगाया जा रहा हो, उनको उनके हकूक सलब किए जा रहे हो। और वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर कौन से होने चाहिए, जिनका कम से कम कंपनी में 10% तक शेयर होल्डिंग हो, 10% तक शेयर होल्डिंग हो। आर पर्सन कंसर्न विद द फॉर्मेशन और प्रमोशन ऑफ द कंपनी, या वो लोग यानी कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर या वो लोग जो कंपनी बनाने और चलाने में शामिल थे, आप उनको तंग कर रहे हैं, जो कंपनी की प्रमोशन में या कंपनी की फॉर्मेशन में, या जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर, अगर आप उनको तंग कर रहे हो, उनके हकूक सलब कर रहे हो, तो फिर भी आपकी कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है। रन एंड मैन बाय पर्सन हु फेल टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स, फ्रॉड, मिसफिशंस, मालफिशंस, डिटो वही पॉइंट जो वहां पे हमने डिस्कस किया था। मालफिशंस और मिसफिशंस का पता ना, मिसफिशंस किसको डिस्कस किया था, मैनेजमेंट जानबूझ के खराब कर रहे हैं। मालफिशंस क्या था कि अगर वो जानबूझ के पैसे का हेर फेर कर रहे हैं,
Company is manned by person who refuse to act according to the requirement of memorandum article और company act वगैरह उसकी requirement के मुताबिक कंपनी को चलाना बंद कर दिया. If being a listed company, it's easier to be such a company. यानी कि अगर listed company हो, स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट होगी है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो जो स्टॉक एक्सचेंज से ब्लैक लिस्ट डीलिस्ट हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा, उस बेस पे हम कंपनी को भी वाइंड अप कर देंगे. If the court is of the opinion that it is just and equitable, that the company should be wound up, और अगर कोर्ट को मुनासिब लगे कि अब ये कंपनी वाइंड अप हो जानी चाहिए. और if a company ceases to have a member, अगर कंपनी का मेंबर ही ना रहा हो कोई भी, हो सकता है ऐसा मामला, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव ना हो, कुछ भी ना हो, शेयर होल्डर मर गया, उसका कोई है ही नहीं आगे वाली बात, ऐसे ही है ना, है ही नहीं कोई भी भाई, बस ये दबा देना, उसका कोई मेंबर नहीं. ये पता कैसी सिचुएशन में होता है, चले बता दूं. हाँ, एक कंपनी थी, उस कंपनी की मेंबर कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी, या मान लो एक कंपनी थी, उसकी 2 कंपनीज मेंबर थी, दोनों वाइंड अप हो गई, डिसॉल्व हो गई. अब तो रौला ही खत्म हो गया, कह रहे हैं ऐसे. हाँ, वो बंदे दोनों खत्म हो गए. अगरचे उनके शेयर अब उनके पास चले जाएंगे, लेकिन उस चीज को गोली मारो, आगे उनका है ही नहीं कोई भी. ठीक हो गया. If the company ceases to have member, if the sole business of the company is the license activity, ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है. अगर कोई आपके ऐसी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, या कोई एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के अलावा भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी सारी की सारी उस लाइसेंस पे डिपेंडेंट थी, जैसे हम पेट्रोल पंप बनाया हुआ है, और हमें सिर्फ सारी जो कंपनी की एक्टिविटी वो उस लाइसेंस के ऊपर डिपेंडेंट है जो हमें गवर्नमेंट से मिला हुआ है पेट्रोल पंप के लिए, वो लाइसेंस ही कैंसिल हो गया, पक्की बात है, फिर हमारी कंपनी भी क्या कर दी जाएगी, वाइंड अप बाय कोर्ट कर दी जाएगी. इफ ए लाइसेंस ग्रांटेड फॉर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, वो रिवोक हो गया, तो फिर भी आपकी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को, वो जो कंपनी थी बैक एंड पे, उसको वाइंड अप कर दिया जाएगा. इफ एक लिस्टेड कंपनी सस्पेंड इट्स बिजनेस फॉर ए होल ईयर, और लिस्टेड कंपनी हो 1 साल तक अपने, ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट भी थी अगर आपको याद हो, लेकिन ये लिस्टेड की बात कर रहे हैं. लिस्टेड कंपनी पूरे साल तक अपनी, वो तो यहाँ पे कवर कर दिया ना उसने एसोसिएशन ऑफ, तो लिस्टेड कंपनी पूरे साल तक क्या करे, अपनी बिजनेस एक्टिविटी बंद रखे, तो उसको भी वाइंड अप कर दिया जाएगा. ये मिलती जुलती वही बात है, कोई रॉकेट साइंस, देख लेना, ये बातें आपने रिप्रोड्यूस करनी है, इसी तरह पूछेगा, और ये सारी बातें आपने लिखनी है. अनलॉफुल एक्टिविटी, अच्छा ऊपर एक लफ्ज लिखा हुआ था कि अगर कंपनी कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करे, कोई ऐसी एक्टिविटी, यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ था कहीं पे, पहला पॉइंट, तब मिल गया ना आप लोगों को, मुझे नहीं नजर आ रहा. हाँ, ये था अनलॉफुल एक्टिविटी. अब आगे वैसे ही आपको बता रहे हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटीज किसको बोलते हैं. कहता है कि द प्रमोशन आर द कैरिंग ऑन ऑफ एनी स्कीम और बिजनेस whosoever described shall be deemed to be unlawful activity. कब अनलॉफुल एक्टिविटी होगी, वेयर बाय, इन, ये लीगल लैंग्वेज है, मैं आपको आखिर में वो बता दूंगा, थोड़ी सी बताने की कोशिश करता हूँ. इन रिटर्न फॉर डिपॉजिट और कंट्रीब्यूशन वेदर पीरियडिकली और अदरवाइज ए सम ऑफ मनी इन कैश और बाय मींस ऑफ कूपन सर्टिफिकेट स्टिकर्स और अदर. होता है ना बात का, लोग क्या करते हैं, जैसे वो डबल शाह था, ये बिल्कुल डबल शाह की तरह का, क्या है, हमें पैसे दे, हम आपको डबल करके वापस करेंगे. यानी कि लोगों से डायरेक्टली डिपॉजिट मांग रही हो, ऐसी कंपनी क्या कर रही है, लोगों से डायरेक्टली डिपॉजिट मांग रही हो, बदले में कुछ नहीं दे रही हो, शेयर नहीं दे रही, कुछ नहीं, बस लोगों को कह रही है आए हमें पैसे दे, उसके बाद हम 6 महीने बाद कुरानंदाजी करेंगे, उसमें आपके इनाम भी निकलेंगे, पैसे भी देंगे आपको, कुछ इस तरह का हरकत कर रही हो, या आपके पैसे हम डबल करके देंगे. तो डायरेक्टली हमने डिस्कस किया था, कोई कंपनी डिपॉजिट नहीं मांग सकती, ये काम बैंकों का होता है, बैंक मांग सकते हैं, लेकिन बाकी कंपनीज को डिपॉजिट मांगना मना होता है. अगर आप इस तरह लोगों से डिपॉजिट मांग रहे हो, बिल्कुल डबल शाह की एग्जांपल है, या जी आजकल एप्लीकेशंस वगैरह है कुछ इस तरह की, या रेजिंग एन अनऑथराइज्ड बॉडी फ्रॉम द जनरल पब्लिक इंक्लूडिंग इन रेफरल मार्केटिंग. ये आजकल रेफरल मार्केटिंग होती है, आप मेरे मेंबर बन जाए, फिर आप क्या होंगे, आगे मजीद लोगों को मेंबर बनाए, नेटवर्किंग कंपनी जिनको कहते हो आप. आपको हमने पागल बनाया, बेवकूफ बनाया, आगे कहते जाओ, आगे कुछ लोगों को बेवकूफ बनाओ, वो बेवकूफ आगे कुछ लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, है. इस तरह करते करते इस तरह क्या बन जाएगा, एक पायरामिड बन जाएगा, है. इसको पायरामिड मार्केटिंग या ये भी बोलते हैं, है? ये लफ्ज देखा, पायरामिड एंड पॉन्जी स्कीम्स भी बोलते हैं, है? तो अगर कोई इस तरह की कंपनी एक्टिविटी कर रही हो, तो ये भी क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटी है, याद रखोगे. लेकिन देखो कितने धड़ल्ले से कर रही होती है, क्या कर लेती है पाकिस्तान की जो, क्योंकि इनको सबको हिस्सा मिलता है, इनके अपने रिश्तेदार होते हैं वो सब कुछ करने वाले. बनता भी है मेरे बच्चे जैसे, शुक्र करो भी उसने भैंस ही बेची थी. कंपनी हो, टीम रन लोगों, तो घर बार सब कुछ बेच के बेचारे बैठे हो. नहीं बेटा,
कह रहा 2 ही मेंबर थे, दोनों बाइक पे जा रहे थे। नहीं वो तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे ना, या तो पूरे खानदान समेत ही जा रहे थे। और सादे से लोग थे, पूरी ट्रॉली भर के जा रहे थे, हैं? तो सारे ही बेचारे, अल्लाह माफ करे। चलो देखिएगा। अच्छा मेरे बच्चे, वो अनलॉफुल एक्टिविटी में बस 2 चीजें इकट्ठी करके लिख दीजिएगा। कंपनी किसी से डिपॉजिट मांगे और उसको बाद में कोई कोई उसको टिकट देंगे, या कोई उसको कोई कुरानदाजी होगी, कुछ इस तरह का होगा, हम पैसे आपको दोबारा देंगे। या दूसरा क्या है, वो पॉन्जी स्कीम्स वगैरह। बस वो 2 अनलॉफुल एक्टिविटी उस तरह करके लिख लीजिएगा अपने पास में। ये मेरे बच्चे बड़े बड़े काम की चीज है, इसलिए फाइनल में भी इसको बड़ा पसंद था ये। कब कंपनी अनएबल टू पे डेट हो? देखो मेरे बच्चे, इसको समझिएगा। एक मिस्टर ए ने मान लो कि सीएफई एक कंपनी है, इससे 1,20,000 लेना था। उसने लिखा हुआ 1 लाख से ज्यादा अमाउंट। जब कंपनी की किसी की तरफ 1 लाख से ज्यादा अमाउंट ड्यू, कंपनी यानी कि किसी की कंपनी की तरफ 1 लाख से ज्यादा अमाउंट ड्यू हो, सीएफई लिमिटेड एक कंपनी है, और मिस्टर ए ने कंपनी से कितना लेना, 1,20,000। इसने क्या किया, कंपनी दे नहीं रही उसको, इसने प्रॉपर एक ये कह लें नोटिस दिया कंपनी को, और वो रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर जमा करवाया है, जो जिस तरह जमा हो सकता था सब रिक्वायरमेंट्स पूरी करके कि प्लीज मेरे पैसे दे दो। और कंपनी ने क्या किया, उसका ये जो नोटिस था उसको वापस कर दिया, ना उसको कोई पैसे वापस किए, ना ही उसको कोई तसल्ली दी। इसने क्या कर दिया, इसमें जाके किसी कोर्ट में डिक्री कर दी, कोर्ट से, या ये कह ले कोर्ट में रिट कर दी, और इसको डिक्री मिल गई, वहां पे फैसला मिल गया, और जिसमें कोर्ट ने इसकी फेवर में फैसला दे दिया कि भाई इस मिस्टर ए को कंपनी से पैसे मिलने चाहिए। इस वो डिक्री लेके वो गया कंपनी में, कंपनी को जाके जमा करवाया, कंपनी ने फिर भी इसको पैसे नहीं दिए। अब कोर्ट को लगेगा कि कंपनी अनएबल टू पे डेट है, यानी कि ये स्टेप फॉलो करने हैं कंपनी कब, और फिर कोर्ट क्या कर देगा, उसको वाइंड अप करने का हुक्म दे देगा। ये भी हमने पढ़ा ना, जब कंपनी अनएबल टू पे डेट हो, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, तो कोर्ट को कब लगेगा कंपनी अनएबल टू पे डेट है? अगर 2 सिचुएशन, पहले तो खुद अप्लाई करेंगे और कंपनी की तरफ से कोई पैसा पूसा नहीं मिला, कोई तसल्ली नहीं मिली, फिर आपने जाके कहीं पे किसी जो हमारे लीगल फोरम होते हैं वहां से अपने हक में फैसला करवा लिया, वो फैसला जमा करवाया, कंपनी ने फिर भी आपकी तसल्ली के लिए कुछ नहीं किया, तो फिर कोर्ट समझेगा कि अगर इसके बाद भी कंपनी पैसे नहीं दे रही, तो फिर कंपनी क्या है, अनएबल टू पे डेट है। अल्फाज देखिएगा मेरे बच्चे, कहते द कंपनी शैल बी डीम टू, हम समझेंगे अनएबल टू पे डेट है। कब समझेंगे, हो सकता है दे सकती हो, लेकिन ये हरकतें की तो हम समझेंगे कंपनी अनएबल टू पे डेट है, और उसको वाइंडिंग अप का हुक्म दे देंगे। कब, इफ ए क्रेडिटर बाय असाइनमेंट और अदरवाइज, या तो उसने खुद कोई चीज बेची थी, या हो सकता है किसी ने इसको कोई बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, जिसकी जिसकी वो जो ड्राई कौन थी, कंपनी थी, या किसी ने इसको प्रॉमिसरी नोट दे दिया हो, उसकी मेकर कौन थी, कंपनी थी। ये असाइनमेंट की समझ आ रही? या तो हो सकता है इस बंदे ने खुद कंपनी को कुछ उधार पे बेचा हो, उसने उस चीज के पैसे लेने थे, या हो सकता है खुद नहीं बेचा, किसी और को बेचा था, उस बंदे ने कंपनी से पैसे लेने थे, उसने क्या कर दिया, वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट था वही इस बंदे को दे दिया, जा कंपनी से ले लेना, और कंपनी इसको पैसे नहीं दे रही। इसको कहते हैं असाइनमेंट करके पैसे आपके पास आए किसी की तरफ से। समझ आ रही है? टू होम द कंपनी इज इंडेप्टेड, जिस बंदे को कंपनी मकरूज थी इन सम एक्सीडिंग ₹100,000, लेकिन जिसका भी चाहे आपके डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली कोई आपको असाइन हुए हैं, होता ना, एक बंदा मर गया है, कंपनी ने किसी से प्रॉमिसरी नोट दिया हुआ था, वो बंदा मर गया, अब वो प्रॉमिसरी नोट किसके पास होगा, उसके बच्चे के पास। उसको कैसे मिला, असाइन हो गया, उसने खुद तो नहीं कुछ कंपनी को बेचा, असाइन होकर मिला उसको, उसके बाप से मिला, ट्रांसफर हुआ है। याद रखोगे इस बात को। इफ ए क्रेडिटर बाय असाइनमेंट और अदरवाइज, चाहे वो खुद क्रेडिटर डायरेक्टली, चाहे उसको किसी और की तरफ से लायबिलिटी ट्रांसफर हुई है जो कंपनी ने पे कर दी। टू होम द कंपनी इज इंडेप्टेड इन सम एक्सीडिंग 100,000 देन ड्यू, और वो ड्यू भी हो, ये नहीं कि ड्यू डेट आई नहीं, हैज सर्व्ड ऑन द कंपनी, उसने कंपनी को सर्व किया हो बाय कॉजिंग द सेम टू बी डिलीवर्ड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, और वो कैसे सर्व किया हो, रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए, एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस ए डिमांड अंडर हिज हैंड, उसने एक डिमांड सर्व की हो कंपनी को, और वो कहां पे, जिस तरह जो तरीकाकार होता है रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर। याद है जब हम कंपनी को कम्युनिकेशन करना चाहते थे तो कैसे कर सकते थे, रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर हम भेजा करते थे, अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट या अगेंस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए। तो उसने भी यही कह रहा है, उसने रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए नोटिस सर्व किया है, डिमांड सर्व किया है कि सर मुझे पैसे दे दो। Demand under his hand, demand to duly given if it is signed by the agent or legal advisor, duly authorized on behalf of the creditor, यानी कि उसने खुद दे दी हो या उसके एजेंट ने जमा करवा दी हो, या कोई लीगल एडवाइजर ने, और जो होता है ना वो अटॉर्नी, जिनको हमने पावर ऑफ अटॉर्नी दी होती है। रिक्वायरिंग द कंपनी टू पे द सम सो ड्यू, जो कंपनी को कह रहा हो कि सर वो जो पैसे आपसे लेने वो दे दे, एंड द कंपनी हैज फॉर 30 days देयर आफ्टर निगलेक्टेड टू पे द सम, और 30 दिन गुजर गए, कंपनी ने कोई जवाब
नहीं दिया, और टू सिक्योर और कंपाउंड, ना ही उसने कोई सिक्योरिटी दी हमें, चलो सिक्योरिटी दे दे, कोई चेक दे दे, कोई एसेट दे दे कि चल जब तक पैसे नहीं देते एसेट रख, तसल्ली के लिए मॉर्गेज चार्ज क्रिएट किया, कुछ नहीं किया। आर टू कंपाउंड फॉर इट, चल यार हमने तेरा लाख देना ना यार, थोड़ा सा और वेट कर ले, हम 1.25 लाख दे देंगे, कंपाउंड भी नहीं किया उसको। फॉर द टू द रीजनेबल सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्रेडिटर, कि जिससे उस क्रेडिटर को कुछ तसल्ली मिल सके, ऐसा कुछ नहीं किया। 30 दिन गुजरे, अब उसके बाद यानी कि ये सिचुएशन हो तो तब, या इफ एग्जीक्यूशन आर अदर प्रोसेस इशूड ऑन ए डिक्री आर ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, यानी कि कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने इसके हक में फैसला दिया, डिक्री दी, एनी अदर कंपिटेंट अथॉरिटी, या कोर्ट की तरफ से या कोई और कंपिटेंट अथॉरिटी की तरफ से, किसी और अदालत की तरफ से, इन फेवर ऑफ ए क्रेडिटर, यानी कि वो डिग्री क्रेडिटर की फेवर में इशू हुई, ऑफ द कंपनी इज रिटर्न, यानी कि उसने क्या की, इफ एग्जीक्यूटर, यानी कि उसने जमा कराया कंपनी को कोर्ट का हुक्म या कोई और कंपिटेंट अथॉरिटी का कि भैया पैसे दे दो, अब तो वहां से हुक्म ले आया और कंपनी ने उसको भी अनसेटिस्फाई वापस कर दिया। इफ इट इज प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट दैट द कंपनी इज अनएबल टू पे डेट्स, तो यहां से हमें लग रहा होगा कि कंपनी कोर्ट को प्रूव मिल जाएगा, अब कंपनी क्या है, अनएबल टू पे डेट है, एंड इन डिटरमिनिंग वेदर ए कंपनी इज अनएबल टू पे डेट्स द कोर्ट शैल टेक इनटू अकाउंट द कंटीजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। इसके अलावा और भी यानी कि कंटीजेंट लायबिलिटीज या प्रोस्पेक्टिव लायबिलिटीज को भी मद्देनजर रख सकता है कोर्ट। कंटीजेंट लायबिलिटीज कौन सी होती है, हो सकता है कंपनी के ऊपर कुछ और केसेस भी चल रहे हैं, कंपनी अगर हार गई तो वो भी पैसा देना है। प्रोस्पेक्टिव लायबिलिटीज क्या होती हैं, आगे जो हमने जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है, जो अगले 2-4 साल 10 सालों में ड्यू हो जाएंगी, तो कुछ इस तरह की लायबिलिटीज होती है, जैसे होता है प्रेफरेंस कैपिटल इशू किए, इकट्ठा किया, प्रेफरेंस शेयर इशू किए, वो पैसा वापस करना होता है ना, है इस तरह की लायबिलिटीज क्या होती है, मतलब प्रोस्पेक्टिव होती है। बाकी पक्की बात है 10 साल बाद वो लोग आ सकते हैं जिनको हमने 10 साल के लिए शेयर इशू किए थे। प्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी होती है जो आगे लॉन्ग टर्म में आपको पे करनी पड़ सकती है। और कंटीजेंट लायबिलिटी होती है वो जो डिपेंडेंट होती है, अगर केस हार गए तो आपको इतना पैसा हो सकता है, पे करना पड़ सकता है। तो अगर इस तरह की तसल्ली कोर्ट को मिल रही हो तो कोर्ट समझेगा कि कंपनी क्या है, अनेबल टू पे डेट, और उसको ऑर्डर वाइंड अप करने का हुक्म दे सकता है। ये मेरे से पूछेगा पेपर में माजरत के साथ, अभी तक पूछा नहीं हुआ, इसके लिए सादा अल्फाज में आपको ये वहां पे नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी किताबों में शायद थोड़े से सादा अल्फाज लिखे हों, लेकिन एमसीक्यू पर्पज के लिए आपने यहीं से इसको पढ़ना। अगर कुछ एमसीक्यूज में पूछ लिया, ये कितने दिनों तक, यानी कि आपने कोर्ट वो कंपनी को नोटिस देके कितने दिनों तक वेट करना था, 30 डेज तक। लिमिट एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप, हु मे प्रेजेंट, देखो कोर्ट को ख्वाब थोड़ी आएगा कि फलानी कंपनी को वाइंड अप करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पटिशन जमा करवानी पड़ेगी कोर्ट में जाके, पहले पटिशन जमा करवाओगे फिर ही कोर्ट हुक्म देगा ना वाइंड अप करो। अब पटिशन कौन जमा करवाएगा, ये उसकी बात हो रहा है। एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी शैल बी बाय पटिशन प्रेजेंटेड आइदर, कंपनी खुद भी जा सकती है जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास उसने कहा था, या बाय एनी क्रेडिटर और क्रेडिटर्स भी इकट्ठे होकर कोर्ट में जा सकते हैं, सर इस कंपनी के हालात बड़े बुरे हैं, हमें बड़े अफसा हो गया, पैसे नहीं दे रहे सर, इसको वाइंड अप करो, इसके एसेट बेचो, हमें दो दे सकते हो दो, ऐसे भी हो सकता है। या बाय एनी कंट्रीब्यूटरी और कंट्रीब्यूटरीज, वो लोग जिन्होंने वाइंडिंग अप के ऊपर एसेट्स में कंट्रीब्यूट करना था, ये उनकी तरफ से भी जाया जा सकता है। बाय ऑल और एनी ऑफ द अफोर्सेड पार्टी टुगेदर और सेपरेटली, ये ऊपर के ही लोग इकट्ठे होकर भी जा सकते हैं, अगर चाहे क्रेडिटर, मेंबर, कंट्रीब्यूटरी, या अलग अलग भी जा सकते हैं। बाय द रजिस्ट्रार भी जा सकता है, या कमीशन, या बाय पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द कमीशन, कमीशन के बिहाफ पे जिसको कमीशन हुक्म दे वो भी जा सकता है। इसी तरह पूछेगा ये मेन हेडिंग सवाल, ये आपने लिखना है। वाइंडिंग अप बाय कोर्ट के लिए कोर्ट को पटिशन कौन जमा करवाएगा, मेंबर, क्रेडिटर्स, कंट्रीब्यूटरी, सब मिलके या अलग अलग, रजिस्ट्रार, एसएससीपी या एसएससीपी का ऑथोराइज्ड पर्सन, ये लोग क्या करेंगे, कोर्ट को पटिशन दे सकते हैं जिसके ऊपर कोर्ट हुक्म देगा कि चलो भैया इस कंपनी को वाइंडिंग अप करते हैं। द टर्म कंट्रीब्यूटरी मींस द पर्सन लायबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड द एसेट ऑफ द कंपनी ऑन द इवेंट ऑफ इट्स, जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब उसके एसेट में कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि लायबिलिटी पे हो सके, तो उन लोगों को क्या बोलेंगे, ये गारंटी लिमिटेड कंपनी में गारंटी वाला मामला, वो दिमाग में रखिएगा। या पार्शली पेड शेयर्स, पटिशन कंडीशन फॉर पटिशन बाय द कंपनी, ये पूछेगा, बहुत अहम है। अच्छा, जो बंदा भी इनमें से पटिशन लेके जा रहा होगा ना, उसने कुछ कंडीशन पूरी करनी होगी, मुंह उठा के नहीं चला जाएगा, कुछ कंडीशन रिक्वायरमेंट पूरी करेगा तो फिर कोर्ट उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा, पटिशन जमा करवा सकता है, नहीं तो उसको कहेगा दरवाजे से निकालो इसको, किधर आ गया ये, कुछ कंडीशन पूरी करके। अब कहते हैं द कोर्ट शैल नॉट गिव ए हियरिंग टू ए पटिशन फॉर वाइंडिंग अप बाय कंपनी बाय द वाइंडिंग अप ए कंपनी बाय द कंपनी अंटिल द कंपनी हैज फर्निश्ड, यानी कि अगर कंपनी जाए, हम पहला पॉइंट क्या था, अगर कंपनी कोर्ट में जाके अप्लाई कर रही हो कि सर वाइंडिंग अप कर दो, तो फिर कंपनी की पटिशन कब कोर्ट सुनेगा, अगर फॉर वाइंडिंग अप ए कंपनी बाय द कंपनी अंटिल द कंपनी हैज फर्निश्ड विद इट्स पटिशन इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर द पर्टिकुलर एसेट्स लायबिलिटीज, देखो कुछ उसको पर्टिकुलर जमा करवाने पड़ेंगे, जितने उसके एसेट हैं, जितनी उसकी लायबिलिटी है, सबकी डिटेल जमा करवाएगी, सर ये हमारे एसेट्स हैं,
ये हमारी लाइबिलिटीज है। और एंड बिजनेस ऑपरेशन, सर ये काम हम करते हैं। एंड द सूट्स आर प्रोसीडिंग अगेंस्ट एंड पेंडिंग अगेंस्ट, और सर ये केसेस हमारे ऊपर हुए हुए। अगर ये डिटेल जमा नहीं करवा रहे तो कोर्ट इनकी एप्लीकेशन को नहीं सुनेगा। यानी कि अगर वो पूछेगा, यही पूछेगा, वो 3-4 लोगों के नाम दे देगा। अगर रजिस्ट्रार जाना चाहे, कंपनी जाना चाहे या क्रेडिटर जाना चाहे, तो वो कौन सी कंडीशन पूरी करेंगे पिटीशन जमा करवाने के लिए कोर्ट को? 3 लोगों के नाम खुद बता देगा आपको। तो कंपनी के लिए बताओगे एसेट्स ऑफ लायबिलिटीज के पर्टिकुलर्स, जो ऑपरेशंस कंपनी कर रही है उसकी डिटेल, और जो कंपनी के ऊपर केसेस वगैरह हैं उनकी डिटेल, ये जमा करवाओ तो फिर पिटीशन जमा हो सकती है, फिर सुनेगा कोर्ट। ठीक है, अब आओ। उसके बाद अगर सर क्रेडिटर जाए कोर्ट के पास, सर कंपनी को खत्म करो, वाइंड अप करो, तो फिर क्रेडिटर्स क्या हो? द कोर्ट शैल नॉट गिव ए हियरिंग टू द पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप बाय द कंपनी बाय कंडीशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर। कंडीशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर का पता चल गया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जिनको आपने 10 साल के लिए शेयर इशू किए थे, 10 साल बाद वक्त आ ही जाना है ना, जब वो पूरे होंगे उनको पैसे दें, प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर। कंटीजेंट क्या है? जिनका हमारे ऊपर केस हुआ और लग रहा है कि वो हम हार जाएंगे और उनको पे करेंगे, कंटीजेंट लायबिलिटीज है, याद रखोगे। अगर हार गए तो पे करना है, कंटीजेंट। Until such security or cost has been given as the court thinks reasonable, यानी कि सबसे पहले कोर्ट कहेगा कि मुझे पहले ये कॉस्ट वाइंडिंग अप के लिए और सिक्योरिटी ये जमा करो क्रेडिटर्स को। एंड अंटिल ए प्राइमा फेसी केस फॉर वाइंडिंग अप, और बजाहिर लगने वाला कि हाँ केस हो सकता है इस बेस पे, हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, और इन्होंने कंपनी पर कोई ऐसा केस किया हो जिसकी बेस पे लगे कोर्ट को कि वाकई ये केस बनता है कंपनी के खिलाफ, कोई ऐसा केस कर भी रखा हो, तो उस बेस, यानी कि ये केस की नोयत देखेगी, केस बनता भी है कि नहीं। ऐसा ना हो कि अभी वाह यार सर वो क्या है कि हमें ना, जब हम गए थे ना लास्ट में मीटिंग में, क्रेडिटर्स की मीटिंग में, सर इन्होंने हमें चाय नहीं पिलाई। सर जिस जगह पे मीटिंग हो रही थी सर उस जगह की एसी बंद कर दिया था। बड़ा वाजे, यानी कि यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि आप कोई रीजन लेके जाओ जो कोर्ट को लगे भी प्राइमा फेसी का बजाहिर नजर आने वाला कि हाँ यार ये रीजन है ना, जिस रीजन सर इतने साल हो गए हमारे पैसे पेंडिंग, कोर्ट को लगेगा हाँ ये सही है। याद रखो, या वो जो अनएबल टू पे डेट, अभी हमने पढ़ा था ना, क्रेडिटर का ही था ना, सर 1 लाख से ज्यादा लेना है, सर मैं खुद चक्कर लगा रहा हूँ इतने सालों से, सर आपका हुक्म आया, सर उसके बावजूद इन्होंने पैसे नहीं दिए, आप कोर्ट कहेगा यहाँ मुनासिब बात। याद रखोगे इस बात को। क्रेडिटर्स को ये रिक्वायरमेंट पूरी, सिक्योरिटी और कॉस्ट, सिक्योरिटी यानी कि वाइंडिंग अप के लिए कोई सिक्योरिटी या कॉस्ट, और दूसरे नंबर पे ऐसा केस लेकर जाएं जो कोर्ट के निगाह में लगता भी हो कि इस बेस पे कंपनी को वाइंड अप करने का हुक्म दे देना चाहिए। और उसके बाद कंट्रीब्यूटरी कंडीशन फॉर पिटीशन बाय द कंट्रीब्यूटरी, कंट्रीब्यूटरी कौन है? जिन्होंने एसेट्स में कंट्रीब्यूट करना, लायबिलिटी पे करने के लिए। कंट्रीब्यूटरी शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू प्रेजेंट पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप ए कंपनी अनलेस either the number of member is reduced in the case of a private company below 2 and in case of a public company below 3। याद है कि ये कौन से हमने डिस्कस किया था, 180 दिन है इनके पास मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर पूरे कर, उसके बाद ये कंपनी के मामलात के लिए खुद पर्सनली लायबल होंगे, खुद पे करेंगे, तो ये क्या बन जाएंगे? कंट्रीब्यूटरी, यानी कि इन्होंने एसेट्स में कंट्रीब्यूट करना है, कंपनी की लायबिलिटी पे करने के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। अगर देखा है उन दिनों में, तो ऐसे कंट्रीब्यूट ये लोग भी जाके कंपनी को कर सकते हैं। सर बंदे नहीं मिल रहा हमें, कोई नंबर मेंबर पूरे हो नहीं रहे, तो मैं क्यों खपूं यहाँ पे बाद में लायबिलिटी, तो ऐसा करो इस कंपनी को क्या कर दो, वाइंड अप कर दो। The shares in respect of which is a contributory, as some of them either were originally allotted to him or have been held by him as registered in his name or at this during the। और एक और उसने बता दिया कि ये जो कंट्रीब्यूटरी आके अप्लाई करेगा ना, इसके पास कंपनी के पिछले 18 महीनों में कम से कम 180 दिनों तक इसके पास शेयर रहे। ऊपर बात कर रहा है कि कंट्रीब्यूटरी जाएंगे, वो कंट्रीब्यूटरी जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से कंपनी नीचे चली गई, तो ऐसे लोग कह रहे हैं कि हम पर्सनली लायबल होंगे, बचने के लिए क्या करेंगे? कोर्ट को जाके कह देंगे सर वाइंड अप कर दो। और दूसरा वो कंट्रीब्यूटरी कोर्ट में जा सकते हैं, आगे उसने कह दिया, एंड वो कंट्रीब्यूटरी के लिए रिक्वायरमेंट जो कोर्ट में जा रहे होंगे कि वो पिछले 18 महीनों में कम से कम 6 महीने शेयर होल्डर भी रहे। ये लोग पिछले 18 महीने हमने चेक किया, पिछले 18 महीनों में ये कभी मेंबर थे ही नहीं कंपनी के, हमने कहा दफा हो जाओ यहाँ से। और पिछले 18 महीने में हमने चेक किया ये सिर्फ 2 महीने कंपनी के शेयर होल्डर है, हम कहेंगे तब भी दफा हो जाओ। पिछले 18 महीनों में 1.5 साल में कम से कम 6 महीने तक आप उस कंपनी के शेयर होल्डर रहे। याद रखोगे इस बात को। अगर आप पिछले 18 महीने में 4 महीने रहे हो शेयर होल्डर, तो फिर भी नहीं। कंट्रीब्यूटरी के लिए रिक्वायरमेंट है पिछले 18 महीनों में 6 महीने तक शेयर होल्डर रहा हो, 180 दिनों तक उसके पास शेयर रहे हो, चाहे वक्तन फक्तर रहे, 2 महीने एक दफा, 1 महीना एक दफा, 2 महीने फिर एक दफा, 1 महीना फिर एक दफा, 6 महीने पूरे हो गए पिछले 18 महीनों में। याद रखोगे। लेकिन अगर पिछले 18 महीनों में सिर्फ 5 महीने रहा, फिर नहीं, हम कहेंगे नहीं तेरी दरखास्त नहीं सुनेंगे, तू निकला। कंडीशन फॉर पिटीशन बाय द रजिस्ट्रार, अगर रजिस्ट्रार जा रहा हो, अच्छा रजिस्ट्रार छोटू है और इसका बाप कौन है? एससीसीपी, तो रजिस्ट्रार जब भी जाएगा सबसे पहले तो इजाजत लेगा एससीसीपी से।
कहते द रजिस्ट्रार शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट अ पिटीशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी अनलेस द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द कमीशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। पहले इजाजत लेगा एससीसीपी से। सर वो जो फलानी कंपनी है ना, बहुत गंदे बंदे हैं सर, तबाही मचाई हुई इन्होंने इलाके के अंदर, इन्वेस्टिगेशन मैंने कर ली, ये सारे सबूत हैं, इस कंपनी को खत्म कर दिया जाए। एससीसीपी कहेगा जा इजाजत है तुझे, फिर वो जाएगा उसके कोर्ट के पास, मैं हुक्म ले आया हूँ एससीसीपी से, अब इस कंपनी को वाइंड अप करो आप। has been obtained to present to the presentation of the petition and no such sanction shall be given unless the company has first been afforded an opportunity of making a representation and of being heard। लेकिन एससीसीपी उसको ये नहीं करेगा, अच्छा तू जो कह रहा है सही कह रहा है। जब रजिस्ट्रार जाएगा एससीसीपी के पास, वो सर फलानी कंपनी ये एक्टिविटीज कर रही है, अनलॉफुल एक्टिविटीज, उसको वाइंड अप किया है, तो एससीसीपी क्या करेगा, उस कंपनी को नोटिस भेजेगा और भैया आपके खिलाफ इल्जाम लगा है। तो अगर वो सेटिस्फाई ना कर सके एससीसीपी को, फिर एससीसीपी रजिस्ट्रार को कहेगा जा अब तुझे इख्तियार है, इजाजत दे दी उसने। याद रखोगे इस बात को। रजिस्ट्रार अगर कोर्ट में जाना चाहता हो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट के लिए, उसको क्या करना पड़ेगा, पहले एससीसीपी से इजाजत, और एससीसीपी इजाजत देते वक्त क्या करेगा, उस कंपनी को पहले सुनेगा, उसको सुनने का मौका देगा, उसको बेगुनाही साबित करने का मौका देगा। याद रखोगे, ये नहीं कि वो अकेले ही फैसला कर देगा, जाओ, ये पाकिस्तानी अदालतें थोड़ी है। कंडीशन फॉर पिटीशन में द कमीशन आर ऑथोराइज्ड पर्सन, ओहो, ये तो अकेला ही काफी है पूछने के लिए। अगर कमीशन कोर्ट के पास जाए तो उसको कौन सी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। द कमीशन आर ए पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द कमीशन, दोनों को इकट्ठा कर दिया उसने। देखो सबका हमने पढ़ा है, जितने लोग थे कौन कौन से बोला, मेंबर्स, क्रेडिटर्स, कंट्रीब्यूटरी, रजिस्ट्रार और कमीशन, और कमीशन का ऑथोराइज्ड पर्सन, सबकी कंडीशंस हैं, याद रखिएगा। इसको पेपर में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कौन कौन किस किस बंदे को पूछ रहा हूँ, वो बतानी पड़ेंगी आपको। मुश्किल बात तो नहीं, और मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये जो इकट्ठा करके आप पढ़ रहे हो ना, इसका ज्यादा फायदा है आपको। ये मैं पढ़ाता ना पहले, सिर्फ वाइंडिंग अप क्या होती है और वाइंडिंग जो अनएबल टू पे डेट, मैक्सिमम वहां तक टॉपिक खत्म करके अगला दिन आना। अब सब इकट्ठा चलो, क्योंकि आगे आधा घंटा ऊपर भी लग सकता है, इसलिए मैं हाँ। लेकिन जिसको कोई मसला हुआ, मैं एक लफ्ज है क्या बोला, दफा हो जाए, उसको नोट शेयर कर देंगे, उसका थोड़े लिंक वो घर जाके ले लो उसको। तो देखिएगा, कहते हैं द कमीशन और पर्सन ऑथराइज्ड बाय द कमीशन इन दैट बिहाफ शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी अनलेस इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर ऑफ द कंपनी हैज बीन रिवील्ड। यानी कि कमीशन पहले इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में जाएगा, और जो इन्वेस्टिगेशन की हो कमीशन ने, उसके ये रिजल्ट निकले। इन रिजल्ट, अगर उसने इन्वेस्टिगेशन की किसी कंपनी के खिलाफ, और अगर कंपनी की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये मिला कंपनी में से, तो फिर इन रीजन के साथ वो कोर्ट में जा सकता है। क्या, इट इज फाउंड फॉर एनी फ्रॉडुलेंट अनलॉफुल पर्पस, ये जिस मकसद के लिए बनी वो पाकिस्तान में वैसे ही फ्रॉड करना है, यानी वो फ्रॉडुलेंट कंसीडर होता है सर, या ये अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं सर मुल्क के अंदर। अनलॉफुल एक्टिविटी अभी मैंने बता दिया, कोई पॉन्जी स्कीम है, या लोगों से पैसे लेकर उनको धोखा दे रहे हैं, या इस कैरिंग ऑन ए बिजनेस नॉट ऑथोराइज्ड बाय इट्स मेमोरेंडम, सर वो काम करना शुरू कर दिया जो मेमोरेंडम में है ही नहीं उनके, कोई ऐसा काम, या इट्स बिजनेस इज बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर ऑपरेसिव टू इट्स मेंबर और पर्सन कंसर्न इन्फॉर्मेशन। अभी वही बात है पीछे, ये वही है जो पीछे आपने जो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट वाले थे, वही दोबारा बता रहा सर। ये जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं, या वो जो कंपनी बनाने और प्रमोशन में शामिल है सर, उनके लिए ये कंपनी नुकसानदेह है। दैट इट्स मैनेजमेंट हैज बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफिसेंस और मिसकंडक्ट टुवर्ड्स द कंपनी और टुवर्ड्स इट्स एनी मेंबर। यानी कि इसके जो मेंबर हैं वो सर वो फ्रॉड कर रहे हैं, जानबूझ के मैनेजमेंट खराब कर रहे हैं और मिसकंडक्ट कर रहे हैं सर कंपनी के मामलों को लेकर। Such petition shall not be presented or authorized to be presented by the commission unless the commission has been the company has been। और जब ये लेकर जाएगा ना वो इन रीजंस को, तो फिर कोर्ट पूछेगा जब फिर भी ये तुझे इन्वेस्टिगेशन तूने किया ना, हाँ, क्या कंपनी को बाद में इस पॉइंट्स के ऊपर सुना, वो कहेगा नहीं, कहता जब फिर पहले सुन किया। तो कंपनी को मौका भी देना इनके ऊपर सफाई देने का, और वो मौका देकर आया हो। However, if sole business of the company is licensed under activity, वही एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट वाला, अगर वो लाइसेंस ही रिवोक हो गया हो, नो इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर ऑफ द कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड, तो फिर कंपनी की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं। फिर याद है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का जब लाइसेंस रिवोक हुआ करता था, है वो सारा कुछ एसेट ट्रांसफर करने के बाद सिर्फ क्या होता था, रजिस्टर में से नाम स्ट्राइक ऑफ होते थे, फिर तो रौले को नहीं ना, क्योंकि वो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का जो लाइसेंस रिवोक हुआ होगा ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही रिवोक हुआ होगा। अगर लाइसेंस ही रिवोक हुआ हो तो फिर ये सारी इन्वेस्टिगेशन करके आने की जरूरत नहीं है, याद रखोगे। तो ये मेरे बच्चे अकेला ही काफी है। कहता कि वाइंडिंग अप कोर्ट कब शुरू होती है, कहता जिस दिन आप ऊपर की सिचुएशन में कोई भी बंदा जाके पिटीशन जमा करवा देगा और कोर्ट पिटीशन एक्सेप्ट कर ले, समझ लो वाइंडिंग अप कोर्ट शुरू हो गया। अगरचे ऑर्डर नहीं आया अभी वाइंडिंग अप, कहता ऊपर की रिक्वायरमेंट्स पूरी करके जब आप पिटीशन जमा करवा दो कोर्ट को, तो समझ लो वाइंडिंग अप कोर्ट शुरू हो गई।
कहते द वाइंडिंग, अब ये पूछेगा एमसीक्यू के अंदर, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट कब कमेंस होगी? उसने कहा एप्लीकेशन जमा करवाई, एप्लीकेशन प्रेजेंट की मिस्टर ए ने, किसी ने भी, रजिस्ट्रार है, एसएससीपी है, कोई भी, 1 जनवरी को वो केस लगा, जाके मान लो कि सुनना शुरू किया उसने कोर्ट ने, वो शुरू किया 15 जनवरी को, फैसला आया जाके 31 मार्च को। तो बताएं कब वाइंडिंग अप बाय कोर्ट स्टार्ट हुई है? जिस दिन पिटीशन प्रेजेंट की है, याद रखोगे इस बात को, उसी दिन स्टार्ट हो जाती है जिस दिन कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली उनकी पिटीशन। वॉलंटरी वाइंडिंग अप हम खुद भी वाइंडिंग अप कर सकते हैं। अच्छा, वॉलंटरी वाइंडिंग अप ना 2 चीजें हैं, याद रखिएगा। मुझे वो बताओ, अगर बचपन में आपको याद हो, पार्टनरशिप हमने डिस्कस किया था, 2 तरह की पार्टनरशिप थी। हाँ, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। याद है, जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप हुआ करती थी उसमें एक खास टाइम होता था, और टाइम या मकसद अगर वो पूरा हो जाते थे तो हम पार्टनरशिप खत्म कर दिया करते थे। सेम मामला यहाँ पे कंपनी का भी है। अगर कंपनी आपने खास मकसद के लिए या खास टाइम के लिए बनाई थी, वो मकसद या टाइम पूरा हो गया, तो आप जस्ट रेजोल्यूशन पास करो कि भाई अब वो वक्त पूरा हो गया, हम कंपनी खत्म करें। जस्ट रेजोल्यूशन, मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, या वो मकसद पूरा हो गया या टाइम पूरा हो गया, भाई कंपनी खत्म करो, जस्ट रेजोल्यूशन पास करो, कंपनी वॉलंटरी वाइंडिंग अप स्टार्ट कर दो, जस्ट रेजोल्यूशन। लेकिन अगर आपने कंपनी का कोई डिसाइड नहीं किया होता खास टाइम या मकसद, तो फिर अगर आपने कंपनी वाइंड अप करनी है तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। यानी कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप के 2 असूल हैं। मकसद या टाइम था, पूरा हो गया, तो फिर जस्ट रेजोल्यूशन पास करो और कंपनी वाइंड अप कर लो। लेकिन अगर मकसद या टाइम नहीं था, वैसे ही आपने वो जिस तरह वो पार्टनरशिप एट विल थी, उस तरह की आपने कंपनी बनाई हुई थी कि जब तक चलाएंगे हम इसको, और अब उस कंपनी को खत्म करने जा रहे हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। याद रखोगे, ये 2 बातें पक्की करके दिमाग में रही ना, जिंदगी आसान। नहीं तो मेरे बच्चे तंग तो हमने अपने आप को पहले भी बथेरा कर रखे। याद रखोगे, कहते हैं कंपनी में भी वांट अप वॉलंटरी when it passes a resolution or voluntary winding up in any of the following ways. If the company in general meeting pass a resolution, just resolution pass करें, requiring the company to be wound up voluntary as a result of the expiry of the period. कब? जब अगर उसका टाइम खत्म हो गया हो, if any fixed by the article or ऑन अक्रंस ऑफ एनी इवेंट, या हो सकता है हमने कह रखा हो कि अगर वो फलाना इवेंट अकर हो गया ना, हम इस लेवल तक चले गए, या हम ये मामला हो गया, या इमरान खान जेल से वापस आ गया, या नवाज शरीफ वापस आ गया, हम कंपनी वाइंड अप, वो इवेंट अकर हो गया है, या फलाना अगर हम मेंबर मर गया ना, वो जो जिसने वो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम जो सबसे पहला था, अगर वो जिस दिन मर गया, कंपनी खत्म, मर गया वो। If any in event of which the article provides that the company should be withdrawn, यानी कि अगर तो कोई टाइम था बीच में, कोई मकसद था, या कोई इवेंट रखा हुआ था कि हुआ तो कंपनी खत्म कर देंगे, तो जस्ट रेजोल्यूशन पास करें। जस्ट रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन स्पेशल तो नहीं लिखा हुआ, जस्ट रेजोल्यूशन लिखा हुआ, पास ए रेजोल्यूशन। लेकिन इफ द कंपनी पास ए स्पेशल रेजोल्यूशन दैट द कंपनी बी वांट, लेकिन ऊपर की सिचुएशन ना हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर स्पेशल रेजोल्यूशन। याद रखोगे, आसान बातें हैं। वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ द कोर्ट। अच्छा, बड़ी आसान सी बात है, अगर आप वाइंडिंग अप करने जा रहे हो, लेकिन कुछ लोगों का एतराज, वो चाहते हो कि नहीं वाइंडिंग अप बाय कोर्ट होनी चाहिए, अगरचे वॉलंटरी है लेकिन सुपरविजन कोर्ट करे, तो जो लोग वाइंडिंग अप बाय कोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वही लोग उसकी सुपरविजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वो कौन है? मेंबर्स, क्रेडिटर्स और रजिस्ट्रार, कंट्रीब्यूटरीज, एससीसीपी, जिन कंडीशन के साथ वो कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, उसी कंडीशन को पूरा करके वो क्या कर दें? वॉलंटरी। याद रखोगे इसको, कहते हैं इफ द कंपनी हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप द कोर्ट में इट्स ऑन मोशन, या कोर्ट खुद भी बीच में आ सकता है, मैं इसकी सुपरविजन करूंगा, या ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू अप्लाई टू द कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप बाय ए कंपनी। जो लोग कोर्ट को वाइंडिंग अप बाय कोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे, वही कोर्ट के अप्लाई कर सकते हैं। सर, ये जो वाइंडिंग वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर रहे हैं, इसको कैसे वाइंड अप करो? अंडर योर सुपरविजन सर। याद रखोगे, मेक एन ऑर्डर दैट द वॉलंटरी ऑर्डर वाइंडिंग अप शैल बी कंटिन्यू बट सब्जेक्ट अंडर सुपरविजन। यानी कि हो सकता है शुरू होगी हो, लेकिन कुछ लोग चले गए, उनके साथ जुल्म हो रहा हो, तो वही लोग जिनका हक था वाइंडिंग अप कोर्ट के लिए, वो जाके कोर्ट को कह सकते हैं सर आप सुपरविजन कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, खुद ही लिए जा रहे हैं सारा कुछ। And with such liberty for creditors, contributor to apply to the court and generally on such terms and conditions as the court think, यानी कि फिर कोर्ट जारी पता जिस तरह इफेक्ट ऑफ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन। अच्छा, अगर आपने कोर्ट को जाके कह दिया ना कि सर आप सुपरविजन करो, और कोर्ट सुपरविजन के लिए आ गया, फिर कोर्ट ऐसे सुपरवाइज करेगा उसको जैसे वाइंडिंग अप बाय कोर्ट ही हो रही है। सिर्फ सुपरविजन नहीं कर रहा कोर्ट, ये ऐसे उसको सुपरवाइज करेगा जैसे प्योरली वाइंडिंग अप बाय कोर्ट चलती है, ऐसे लेकर चलेगा फिर उस वाइंडिंग अप को।
याद रखोगे इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे पिटीशन फॉर कंटिन्यूस ऑफ ए वॉलंटरी वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू द सुपरविजन ऑफ कोर्ट। हम तो चाहते थे सुपरविजन करे फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग jurisdiction टू द कोर्ट ओवर सूट्स एंड अनदर लीगल प्रोसीडिंग बी डीम्ड टू पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट। यानी कि इसके ऊपर फिर कोर्ट के ऐसे ही इख्तियारात होंगे जैसे वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में होते हैं, सुपरविजन में भी ऐसे ही इख्तियारात होंगे, कमी नहीं होगी उसके अंदर। याद रखोगे, यानी कि कोर्ट अपनी पूरी जुरिस्डिक्शनल पावर इस्तेमाल करेगा अगर आप कोर्ट को ले आए हो बुला के। petition to convert other modes to winding up by court, right to present petition, कहता है where a company is being wound up voluntary subject to, ये वही है मेरे बच्चे, आप कोर्ट को जाके कह सकते हो सर आप वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। कहता है कि अगर कुछ लोग सुपरवीन के लिए चले जाएं तो कहते हैं द कोर्ट शैल नॉट मेक ए वाइंडिंग अप अंडर ऑर्डर ऑन ए पिटीशन प्रेजेंटेड अबव अनलेस इट इज सेटिस्फाइड दैट वॉलंटरी वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी कंटिन्यूड विद द ड्यू रिगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स और कंट्रीब्यूटर्स ऑफ बोथ ऑडिटर्स। यानी कि अगर कोर्ट को लग रहा हो कि यार इससे इन लोगों का कोई फायदा नहीं, अगर मैं सुपरवीन करूंगा तो फिर डेफिनेटली वो वाइंडिंग अप बाय अंडर द सुपरवीन कोर्ट उसका हुक्म नहीं देगा। यानी कि अगर कोर्ट को लग रहा हो कि इसमें किसी मेंबर्स का क्रेडिटर्स का कोई फायदा है ही नहीं, अगर मैं सुपरवीन करूंगा तो इसका कोई फायदा है नहीं, तो फिर वो उसकी सुपरवीन के लिए नहीं आएगी। लो बेटा सिर्फ 2 मिनट है, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ बेटा डेफिनेटली कोर्ट अगर कोई तहकीकात शुरू करवाएगा उमर तो उसका पूरा तरीका का आप चेक करके ही देगा ना मेरे बच्चे। ये कैसे हो गया बाद में पिटीशन गलत होगी, उसके साथ सारे सबूत लगाए होते हैं। ले बेटा तो देखिएगा लिक्विडेटर। अब ये अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ना वो जा रहे थे हम कोर्ट तक कि सर हमारी कंपनी को क्या कर दो, वाइंड अप कर दो। कोर्ट की तरफ से कह रहे थे आप खुद कर दो, या हम कह रहे थे कि हमारी जो वाइंडिंग अप वॉलंटरी है उसको आप सर सुपरवाइज कर दो। तो या हम वॉलंटरी वाइंडिंग अप करने जा रहे थे। अब मेरे बच्चे मान लो कि वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हो गया है, अब हम क्या करेंगे, वहां पे एक बंदा भेज देंगे, उस बंदे का नाम क्या होगा, लिक्विडेटर। लेकिन यहाँ पे ना 2 चीजें हैं, अच्छा इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। एक यहाँ पे एक होगा प्रोविजनल मैनेजर, एक होगा लिक्विडेटर। अच्छा अज्यूम कर लो आज हमने ना कोर्ट में पिटीशन जमा करवाई, वो जो जमा करवा सकते थे सर वाइंडिंग अप करवा दो। तो जब हमने कोर्ट में पिटीशन जमा करवाई ना, ये तारीख थी आज 1 फरवरी और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, यही चले खैर तो वाइंडिंग अप समझ लो यहीं से कमेंट्स हो गए ना, वैसे का देखा जाए। यहाँ पे जब हमने पिटीशन दी ना, कोर्ट ने कहा कि ठीक है हम आपकी पिटीशन को सुनेंगे। उसने कहा कि सर इसको तो सुनते सुनाते कोई महीने लग जाएंगे। उसने कहा कि हाँ तो कोर्ट का एक प्रोसेस है, उसे 2-3 महीने लग सकते हैं। उसने कहा कि सर उतने दिनों में तो कंपनी में तबाही मचा देंगे, जो लोग हैं वहां पे वो तो मैनेजमेंट तो सारे ऐसे बेच बूझ के खा भी जाएगी, तो लिक्विडेटर को क्या मिलना वहां पे जाके। तो सर तो फिर कोर्ट कहेगा क्या चाहते हो, वो कहेंगे जिन लोगों ने पिटीशन जमा करवाई होगी वो कहेंगे सर आज ही एक बंदे को अपनी तरफ से वहां पे भेज दें ताकि वो कंपनी की मैनेजमेंट के सारे जो एसेट्स वगैरह उन सब चीजों को अपने कंट्रोल में कर ले। तो कोर्ट कहेगा चलें ठीक हो गया, मैं ऑर्डर पास कर देता हूँ। इधर से पिटीशन अभी जमा हुई है, साथ ही कोर्ट ने क्या कर दिया, वहां पे कंपनी में एक बंदा भेज दिया, इस बंदे को हम कहेंगे प्रोविजनल मैनेजर। ये क्या करेगा, जाके कंपनी की जो मैनेजमेंट के सारे मामला खुद संभाल लेगा। याद रखोगे। अब यहाँ पे ये पिटीशन पे हियरिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे जाके ना कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई वाइंडिंग अप होगी। देखो पिटीशन तो यहाँ पे जमा हुई और कोर्ट ने ऑर्डर कब किया, जाके इस तारीख को जाके। अब जब इस तारीख को वाइंडिंग अप हो गया, ऑर्डर हो गया कि वाइंडिंग अप होगी, अब कोर्ट ने एक बंदा अपॉइंट करना जिसको कहेंगे लिक्विडेटर। लेकिन जो कोर्ट की तरफ से लिक्विडेटर होगा उसका नाम होगा ऑफिशियल लिक्विडेटर। अब कोर्ट किसी को ऑफिशियल लिक्विडेटर भेजेगा, लेकिन कोर्ट देखेगा यार वहां पे मैंने पहले भी तो एक बंदा भेज रखा ना प्रोविजनल मैनेजर, उसी को कहेगा वही आज से मेरा क्या है ऑफिशियल लिक्विडेटर। या हो सकता है वो किसी और बंदे को भेज दे ऑफिशियल लिक्विडेटर के तौर पे, इसको वापस बना ले। याद रखोगे ये प्रोविजनल मैनेजर ऑफिशियल लिक्विडेटर। प्रोविजनल मैनेजर एहतियात के लिए होता है कि ये ना हो कि अभी पिटीशन चल रही हो, सुनी जा रही हो और उधर से वो वैसे ही सब कुछ उजाड़ दी। उसके लिए हम फौरन क्या कर देते हैं, बात किसी के कहने पे कोर्ट अपनी या कोर्ट को लग रहा हो कि इस तरह हो सकता है, कोर्ट प्रोविजनल मैनेजर भेज देता है, आरजी मैनेजर, अभी मैनेज करो जाके कंपनी के मामला को। जब कोर्ट ऑर्डर कर देगा वाइंडिंग अप का, उस वक्त ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा। जो हम खुद अपॉइंट करते हैं लिक्विडेटर, वो जस्ट लिक्विडेटर होता है। जो कोर्ट की तरफ से आएगा उसका नाम क्या होगा, ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो जो कोर्ट ऑफिशियल लिक्विडेटर, वो ऑफिशियल लिक्विडेटर प्रोविजनल मैनेजर को भी दर्जा दे सकता है ऑफिशियल लिक्विडेटर का, या खुद से रहते से बंदा अपॉइंट कर सकता है। याद रखोगे इस बात को। लिक्विडेटर, ए पर्सन अपॉइंटेड टू कैरी आउट द वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड लिक्विडेटर। जो बंदा भी हम अपॉइंट करने लिक्विडेटर, कहता है इफ द वाइंडिंग अप इज थ्रू कोर्ट द टर्म यूज्ड फॉर सच पर्सन इज ऑफिशियल लिक्विडेटर। अगर कोर्ट के जरिए अंडर सुपरविजन हो या कोर्ट की तरफ से ही हुक्म हुआ हो तो फिर लफ्ज क्या बोलेंगे, ऑफिशियल लिक्विडेटर। कहते हैं द ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर इंक्लूड्स टू गेट इन एंड रियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। ये क्या करेगा,
कंपनी की प्रॉपर्टी को हासिल करेगा जहां जहां पर भी हो, और उसको रियलाइज करेगा, मतलब बेच के पैसे इकट्ठे करेगा, और क्या करेगा, लोगों के डेट्स पे करेगा। एंड टू डिस्ट्रीब्यूटेड सरप्लस, जो डेट पे करने के बाद बच गया वो सरप्लस क्या करेगा, मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये काम है इसका। द ऑफिशियल लिक्विडेटर एक्ट्स अंडर द सुप्रीम ऑफ द कोर्ट, जिस बंदे ने पॉइंट किया उसी के कहने पे चलेगा। कोर्ट ने पॉइंट किया ऑफिशियल लिक्विडेटर, तो कोर्ट के कहने पे, कोर्ट थ्रू ए रिकग्नाइज्ड रिपोर्टिंग सिस्टम, एक पूरा तरीकाकार होता है। इतने दिनों में जाके मुझे रिपोर्ट करो, फिर आपने ये करना है वो करना है, एक रिकग्नाइज्ड रिपोर्टिंग सिस्टम होता है। अभी हम पढ़ेंगे कितने दिनों में इसको रिपोर्ट मिलेगी, फिर आगे ये अपनी रिपोर्ट तैयार करके कोर्ट को कितने दिनों में जमा करवाएगा, उस प्रोसेस में चलता है, पहले से रिकग्नाइज किया हुआ, तय किया हुआ। याद रखोगे। द कोर्ट में अपॉइंट ए प्रोविजनल मैनेजर ऑफ द कंपनी टिल द मेकिंग ऑफ ए वाइंडिंग अप ऑर्डर, जब तक वाइंडिंग अप का ऑर्डर नहीं दिया उस वक्त तक एक बंदे को अपॉइंट कर देगा। उस बंदे का नाम क्या होगा, प्रोविजनल मैनेजर। ये क्या करेगा, द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोविजनल मैनेजर इज टू प्रिजर्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर, वो एसेट्स को और मामलात को जाके प्रिजर्व करेगा और कंट्रोल करेगा। एंड कंपनी पेंडिंग द हियरिंग ऑफ द वाइंडिंग अप एप्लीकेशन, जिस कंपनी के बारे में वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन पेंडिंग है उस कंपनी के एसेट्स को और उसके ऑपरेशंस को जाके कंट्रोल करेगा और एसेट्स को प्रिजर्व करके रखेगा, कोई उठा के लेके ना जाए। याद रखोगे इस बात को। मुझे याद है जब ये सीएफई का जो पहला जो सिस्टम था, क्योंकि हमने तो बाद में लिया इसको, जब वो इसकी वाइंडिंग अप स्टार्ट हो गई थी ना, तो उस वक्त जिसको जो लग रहा था ना, मिल रहा था, माशाल्लाह उठा उठा के लिए जा रहा है। तो लोगों ने पैसे लेने थे उनसे, जो एम्प्लॉयज से एम्प्लॉयज की सैलरीज पेंडिंग थी, तो जिसका जो हाथ लग रहा था ना, कोई जनरेटर उठाए लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है, उनको पता लग गया। हालांकि अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन चीजें पहले गैप होना शुरू हो, तो ऐसे हो सकता है। याद रखोगे। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर, कह रहा अपॉइंटमेंट टू बी मेड बाय फ्रॉम पैनल। अब अगली बात आ गई, सर ये ऑफिशियल लिक्विडेटर कहाँ पे मिलेगा हमें, जिसको कोर्ट अपॉइंट करेगा। याद है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो कहाँ पे मिला, कहाँ से मिला करता था, एक इंस्टीट्यूशन ने वेबसाइट बनाई हुई थी, है जिस कंपनी को चाहिए होता था वहां पे जाके। लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने वेबसाइट नहीं बनाई हुई। ये जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होगा, ये कमीशन ने एक मेरे बच्चे डाटा मेंटेन किया होता है, कमीशन एससीसीपी, उसके पास ना एससीसीपी के पास एक डाटा होता है, और डाटा किस चीज का, ऑफिशियल लिक्विडेटर का डाटा। इसमें जो लोग ऑफिशियल लिक्विडेटर बन सकते हैं, जो क्राइटेरिया को पूरा करते हो, उनके नाम एससीसीपी ने पहले से बढ़ा के रखे होते हैं अपने पास। याद रखोगे। और कोर्ट जब हुक्म देगा ना, फलानी कंपनी को वाइंड अप कर दो, फिर कोर्ट एससीसीपी को कहेगा वो लिस्ट लेके आ, ऑफिशियल लिक्विडेटर वाली वो लिस्ट कोर्ट को देगा कमीशन, तो कोर्ट फिर देखेगा ऐसा, ये मिस्टर बी को भेज दे वहां। तो ऐसे कोर्ट क्या करेगा, इस लिस्ट में से जो एससीसीपी के पास मेंटेन होगी, उसमें से किसी बंदे को ऑफिशियल लिक्विडेटर के तौर पर भेज देगा। याद रखोगे इस बात को। अगर कोई कंपनी बड़ी हो तो एक से ज्यादा ऑफिशियल लिक्विडेटर भी भेजे जा सकते हैं, और इस लिस्ट के अलावा भी ऑफिशियल लिक्विडेटर भेजे जा सकते हैं, लेकिन वो क्रेडिटर्स के कहने के ऊपर उसकी वो एक एप्लीकेशन है, जो मुझे लग रहा है वो एप्लीकेशन करवा सकता है आपसे, अभी आएगा मैं आपको बताऊंगा। क्रेडिटर्स की फरमाइश के लिस्ट के अलावा भी किसी बंदे को ऑफिशियल लिक्विडेटर के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। हाँ, अगली बात आएगी, सर इस ऑफिशियल लिक्विडेटर में हम अपना भी नाम लिखवाना चाहें तो फिर, क्योंकि सर हम तो इधर अच्छे खासी हमने दुकानें घर सब कुछ बंद करवा दिया सर, तो ये कंपनी तो रौला ही को नहीं सर, हमारा नाम भी आ सकता है इसके अंदर। तो कह रहे उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। याद है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कुछ एलिजिबिलिटी थी, ग्रेजुएशन हो तो 5 साल का एक्सपीरियंस, ना हो तो 15 साल का एक्सपीरियंस, और टाइम डिवोट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी मेरे बच्चे क्या होगा, इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी हम देखेंगे। वो रिक्वायरमेंट्स हैं तो एससीसीबी को कहो आपका नाम ऑफिशियल लिक्विडेटर की लिस्ट में ऐड कर देगा। याद रखोगे। तो अपॉइंटमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट टू बी मेड फ्रॉम पैनल ऑफ पर्सन, for the purpose of winding up of a company by the court, the commission shall maintain a panel of person from whom the court shall appoint a provisional manager or official liquidator. कोर्ट की तरफ से चाहे प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट हो रहा हो चाहे ऑफिशियल लिक्विडेटर, कहां से अपॉइंट होगा, उस लिस्ट पैनल में से जो एससीसीबी ने मेंटेन किया हुआ। द कमीशन में ऑफ इट्स ऑन रिमूव द नेम, अच्छा कमीशन जिस बंदे को चाहे वो जो रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है उसका नाम ऐड भी कर सकता है। जो बंदा ऐसी वैसी हरकत करेगा, जो 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 होता है ना भाजपा, जैसे अभी कमिश्नर साहब ने एक बयान दे दिया, हो सकता है एससीसीबी ने उसका नाम ऑफिशियल लिक्विडेटर की लिस्ट में रखा हुआ था, कमिश्नर था, वो रिक्वायरमेंट्स उसकी सारी पूरी थी, वो कहेंगे इसने पहले ही बयान दे दिया, अब उसको क्या कर देगा, उसको लिस्ट में से निकाल देगा। यार वो पहले ही बदनाम हो गया, सब लोगों की निगाह में आ गया, अदारों की, उसने तो हमें बदनाम कर दिया। द कमीशन मे ऑफ इट्स ऑन रिमूव द नेम ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम द अबव पैनल ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट, फ्रॉड, मिसफिसेंस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, अ प्रोफेशनल इनकम्पिटेंस आफ्टर गिविंग हिम ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यानी कि अगर किसी बंदे पे इस तरह के कोई इल्जाम लगे तो एससीसीबी उसको बुला के कह सकता है तेरे अंदर ये, तूने कोई फ्रॉड किया है, तूने कोई अपनी ड्यूटी सही तरीके से परफॉर्म नहीं की फलानी कंपनी की वाइंडिंग अप में, तो बताओ तुझे तेरा नाम क्यों ना निकालूं। अगर वो सेटिस्फाई ना कर सका तो उसका नाम निकाल दिया जाएगा। अगर एक्सपीरियंस एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, सर अगर हम नाम ऐड करवाना चाहें, द पैनल शैल कंसिस्ट ऑफ पर्सन हैविंग 10 साल का एक्सपीरियंस,
इन द फील्ड ऑफ वही अकाउंटिंग, फाइनेंस और लॉ एज मे बी। यानी कि यहाँ पे 3 तरह का बता रखा है, वहां पे तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी ना, यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 तरह की चीजें, अकाउंटिंग, लॉ और अकाउंटिंग, फाइनेंस और लॉ। एज अ केस में बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन सच अदर पर्सन हैविंग एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस। यानी कि यहाँ पे एजुकेशन नहीं लिखी हुई, सिर्फ 10 साल का एक्सपीरियंस लिखा हुआ, लेकिन उन लोगों का एक्सपीरियंस किस चीज में हो, ये ना हो कि वेलियां खाने में है, किस चीज में एक्सपीरियंस। जैसे आप लोगों का मेरा ख्याल है कि कोई 18-19 साल का एक्सपीरियंस हो गया वेलियां खाने में, जबकि होश माली वेलियां खा रहे हो, होश माली से ऊपर सब काउंट होना चाहिए, ऐसे ही ना मेरे बच्चे। आप कहेंगे नहीं सर, उस बड़े बड़े छोटे बच्चे हैं बेचारे 9-9, 10-10, 11-11 साल के, वो कर रहे हैं वर्कशॉपों में काम। अल्लाह ना करे कुछ इस तरह के किसी पे कोई आजमाइश आए, अल्लाह ताला उनकी भी कोई जो मदद हो सकती है अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, कमाने तो बेचारे वो भी लग जाते हैं। चलो मान लो 10 साल से ऊपर, चलो 15 साल से ऊपर शुरू कर दो, फिर भी कम से कम 15 साल तो आप लोगों को हो ही गए वेलियां खाते हुए। अब आप कहेंगे सर 30 साल खुदा का खौफ करे। चले, the person appointed on panel shall be subject to such code of conduct and comply with the requirements of any professional accreditation program as may be specified। यानी कि वो जो कोड ऑफ कंडक्ट भी उसने बना रखा होगा। कल अगर यहाँ से जाते हो ना किसी कंपनी की बाइंडिंग आपके लिए, तो ये वो चीजें हैं जो आपने मदद, जैसे कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर ने कहा होगा आरओज को, देखो कल अगर मैं आपका आरओ अपॉइंट करता हूँ ना, ये कोड ऑफ कंडक्ट है, जितनी मर्जी धांधली हो रही हो, लफज नहीं बोलना तुम्हें, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने लफज बोल दिया, अब उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तूने क्यों बोला है, तूने सारा हमारा प्रोग्राम सत्यानाश कर दिया। वो कह रहा कि मैंने गलत किया, कहता तूने गलत नहीं किया, तेरा दिमाग खराब है, तू क्यों बकवास कर रहा, मुंह बंद रख, तूने गलत नहीं किया। वो कह रहा मैंने गलत किया, ये पागल है, इसको बंद कर। भाई ये बंदा पागल है, इस पर भरोसा ना कीजिएगा। क्या खूबसूरत मुल्क है? मुबारक हो आप लोगों को, है निजाम ले बेटा। कहता कि रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट, कहता पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड अप। अच्छा ये भी बड़ी खूबसूरत बात है, कहता एक बंदा एट ए टाइम 3 कंपनियों को बर्बाद कर सकता है। देखो ना, कहता कि एक बंदा, ये ना हो कि एक मिस्टर ए है, उसको कोर्ट ने एक कंपनी एक्स लिमिटेड को भी वाइंड अप करने के लिए भेज दिया, वाई लिमिटेड को भी और जी लिमिटेड को भी। एक और कोई मान लो कि कोई सी लिमिटेड भी आ गई, कोर्ट उसको भी भेज रहा था। कोर्ट वो कह देगा सर खुदा का खौफ कर, पहले मैं 3 कंपनियों का ऑफिशियल लिक्विडेटर, तो और क्या है। तो यहाँ पे याद रखना, एक बंदा एट ए टाइम मैक्सिमम 3 कंपनियों के लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर के तौर पे अपॉइंट हो सकता है, याद रखोगे। A person shall not be appointed as provisional manager या official liquidator, दोनों ये इकट्ठे ही चल रहे होते हैं, of more than 3 companies at one point of time, एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 3 कंपनीज का। रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ प्रोविजनल मैनेजर, देखो कोर्ट ने जिस बंदे को अपॉइंट किया है उसकी पावर्स को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। कहता है वेयर प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट शैल मे लिमिट एनी रिस्ट्रिक्ट पावर। प्रोविजनल मैनेजर की बात कर रहे हैं कि भाई जाता हुआ वहां पे जो है ना, जाते उन लोगों को चपेड़े कराना शुरू कर देना। अभी तो हम भेज रहे हैं वहां पे एसेट्स को जाया होने ना देना, उनको प्रिजर्व करना। ये ना हो कि उनको सबको ऑफिस से निकाल दो, निकलो अब मैं अकेला आ गया हूँ यहाँ पे, है मैं ही जेकांत छिक रहे हूँ यहाँ का, है तो वही औकात में रहना आप लोगों ने, है। तो ये क्या बता रहा है, प्रोविजनल मैनेजर के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन आर बाय ए सब्सिक्वेंट ऑर्डर, बट अदरवाइज ही शैल हैव द सेम पावर एज ए लिक्विडेटर, यानी कि उसकी वही पावर्स होती हैं जो लिक्विडेटर की, अनलेस के कुछ फर्दर ना हो। डिक्लेरेशन टू बी फाइल्ड एंड सिक्योरिटी बाय द लिक्विडेटर, देखो जिस दिन किसी लिक्विडेटर को ऑफिशियल लिक्विडेटर के तौर पे या प्रोविजनल मैनेजर के तौर पे अपॉइंट किया जाए, वो एक डिक्लेरेशन जमा कराएगा, किसको, 7 दिन के अंदर, जिस दिन उसको अपॉइंट किया गया उसके 7 दिन के अंदर कोर्ट को। सर ये जिस कंपनी में आप मुझे भेज रहे हो ना सर, वो तो मेरे अपने रिश्तेदारों की है सर, वहां पे तो मेरी खुद की भी शेयर होल्डिंग थी सर, वहां पे मैं इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर सकता, इस तरह की, या ये नहीं करेगा। यानी कि अगर वो इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकता है, वहां पे उसकी डिक्लेरेशन जमा कराएगा, सर जिस कंपनी ने आपने मुझे अप्लाई कर दिया सर बेफिक्र हो जाए, मेरा कोई लेना देना नहीं इस कंपनी के साथ, इसके लोगों के साथ, मैं नहीं जानता इनको, मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गई, ईमानदारी के साथ अपनी इस बाइंडिंग आपके प्रोसेस को कंप्लीट करूंगा। तो ये डिक्लेरेशन जमा करवाना है हल्फ एक, कि भाई आपका कोई उनके साथ लेना देना, तुम कोई आपकी कोई इंटरेस्ट तो नहीं वहां पे, कोई आपका कोई रिश्तेदार वहां पे कोई काम करता हो, डायरेक्टर हो, ऑफिसर हो, कुछ इस तरह का, उसको खास फेवर दो, या आपके कोई लोग हो जिन्होंने पैसा लेना हो, क्रेडिटर्स हो आपके जानने वाले वहां पे, ये ना वो सिक्योर्ड ना भी हो, उनको उठा उठा के असर देने शुरू कर दिए, ले जा ले जा ले जा, हो सकता है ना इस तरह के, जैसे आप लोग करते हो, अपनों को खास फेवर और बगानों के लिए बगानों वाला सलूक। मजा तो तब है जब आप बगानों की भी अपना समझे, तो समझने की कोशिश करते हैं, अगला चपेड़े मारता है, ले बेटा। An appointment as provisional manager official liquidator, as the case may be, such liquidator shall file a declaration within 7 days from the date of appointment. यार मैं समझा दिया ना, समझा दिया बहुत। यार जब मैं रीड करता हूँ ना उस वक्त मेरे दिमाग की बात हुई पड़ी है, हमारे भी खुद सोचेंगे सारा जितने लफाज पीछे आप पढ़ के आए सब मैंने एक एक लफज रीड किया है, तब से आप लोगों ने बेशर्म पढ़ो, इसको जल्दी करो, 1 मिनट लगाओ।
कोर्ट ये भी कह सकता है कि सर हम आपको लिक्विडेटर अपॉइंट कर रहे हैं, ये ना हो कि उसके सारा कुछ बेच के आप जाके दुबई सेटल होते हैं ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो उससे बात का सिक्योरिटी भी लेता है, कोर्ट क्या करता है, सिक्योरिटी लेता है कि बाइंडिंग, देखो जाहिर बात है इतना सब कुछ बेचेगा, सब कुछ इसके इख्तियार में होगा, तो सम टाइम बाइंडिंग आपके प्रोसेस को कंप्लीट करते वक्त हम क्या करेंगे, वो कहेंगे 2 करोड़ सिक्योरिटी जमा करवाओगे। तो जब कर दोगे प्रोसेस, हम आपको आपकी रेम्यूनरेशन भी दे देंगे और साथ ही पैसे भी वापस कर देंगे। याद रखोगे इस बात को। जैसे ही होते हैं ठेकेदार होते हैं, ठेकेदारों से भी ऐसे ही होते हैं, जब कोई ठेका दिया जाता है तो उसमें आपसे सिक्योरिटी भी ली जाती है, उसके बाद पैसे सिक्योरिटी वाले भी प्लस जो आपका बनता है। प्रीमियर मैनेजर में भी अपॉइंटेड एज ऑफिशियल लिक्विडेटर, वही बात कर रहे हैं, कह रहे व्हाइल पासिंग अ बाइंडिंग अप ऑर्डर द कोर्ट में अपॉइंटेड प्रीमियर मैनेजर इफ एज द ऑफिशियल लिक्विडेटर फॉर द कंडक्ट, यानी कि वही बंदा जो भेजा हुआ था, अगर बाइंडिंग अप का ऑर्डर हो गया तो हम कहेंगे वही बंदा आज से उसका स्टेटस क्या है, ऑफिशियल लिक्विडेटर वन। मोर देन वन लिक्विडेटर, अगर कोई कंपनी बड़ी हो तो उसके लिए एक से ज्यादा लिक्विडेटर भी अपॉइंट हो सकता है, लेकिन जब एक से ज्यादा लिक्विडेटर होंगे उनके तो आपस में फड्डे होंगे, तो फिर फड्डों को कौन रिजॉल्व करेगा, वो भी कोर्ट। यानी कि देखो इख्तियार का रौला होगा ना, मेरा इख्तियार क्या है, इसका इख्तियार क्या है, तो उनके इख्तियारात को भी फिर कौन डिटरमिन करेगा, कोर्ट। कहता है मोर देन वन पर्सन आर अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर, द कोर्ट शैल डिक्लेयर वेदर एनी एक्ट बाय द एक्ट रिक्वायर्ड ऑथराइज्ड बाय डन बाय द ऑफिशियल लिक्विडेटर इज टू बी डन बाय ऑल, यानी कि ये काम सिर्फ ये करेगा, ये काम आप दोनों मिलकर करोगे, ये सब कुछ कौन बता रहा होगा, कोर्ट। कह रहा इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट आर एनी वेरिंग स्टांस अमंग्स द लिक्विडेटर, यानी कि किसी पॉइंट के ऊपर दोनों डिफरेंट, वो कह रहे नहीं ऐसे करेंगे, वो कह रहे नहीं ऐसे करेंगे, वो कह रहे इसको ऐसा दे दो, कह रहे नहीं बेच के पैसे देंगे, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों उस एक मामले पे वेरी हो गए, यानी कि अलग अलग हो गए, डिफरेंट ओपिनियन है। द मैटर शेल बी रेफर टू द कोर्ट फॉर अप्रोप्रिएट ऑर्डर, फिर हम कोर्ट को कहेंगे सर आप इस मामले में गाइड करते हैं, ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन नॉट नेम्ड, ये बहुत अहम, ये अप्लाई करने की बात कर रहा था, ये अप्लाई करवा सकते हैं। क्या कंपनी है उसका पेड अप कैपिटल है 1 लाख रुपए, पेड अप कैपिटल की बात कर रहा हूँ, कितना बड़ा पेड अप कह लो या इशूड कह लो, एक ही बात है ना। हाँ, पेड अप या इशूड कैपिटल कितना है, 1 लाख रुपए का। एक मिस्टर ए है, उस मिस्टर ए ने इस कंपनी से लेना 50,000, 50,000, इसलिए कोर्ट के पास चला गया, सर वो जो पैनल से बंदा भेजा ना सर, उसकी बजाय सर कोई और बंदा आपको फलाना अगर अपॉइंट कर दें बेहतर है। वो कहेगा आप हो कौन, कहता मैं क्रेडिटर। कहता तूने उस कंपनी से कितने पैसे लेने, कहता 50,000। कहता उसके पेड अप कैपिटल कितना है, 1 लाख। कहता पेड अप कैपिटल का तेरा जो क्रेडिट है, जो लोन है, वो कितना बनता है पेड अप कैपिटल का, 50%। ऐसे ही ना मेरे 50% तक बनता है ना इसका लोन। वो कहेगा तेरे कहने पे हम ये काम नहीं करेंगे, दफा हो जाए यहाँ से। तो अगर यानी कि ऐसे अगर इस बंदे के पास होते 60,000 तक इसने उस कंपनी से लेना होता, कंपनी का टोटल पेड अप कैपिटल 1 लाख, एक बंदा ऐसा है जिसने उस कंपनी को उधार 60,000 का दिया, वो तो ऐसा बंदा जिसका पेड अप, जिस बंदे को कंपनी ने पेड अप कैपिटल का 60% या उससे ज्यादा देना हो, ऐसा बंदा कोर्ट को कह सकता है कि सर मेरे कहने पे पैनल के अलावा किसी और बंदे को ऑफिशियल लिक्विडेटर के तौर पे अपॉइंट किया जाए। याद रखोगे इस बात को, ये अप्लाई करवा सकता है। द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ क्रेडिटर्स, अच्छा ये मिलकर भी जा सकते हैं, 60% कैपिटल इकट्ठा कर लें, 5-5, 10-10% वाले इकट्ठे हो जाए, टू होम अमाउंट्स नॉट लेस देन 60% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी बीइंग वाउंड अप आर ड्यू, जो कंपनी वाइंड अप होने जा रही है उसके 60% कैपिटल से क्या है, नॉट लेस देन 60% पूरा या 60% से ज्यादा ड्यू हो, जिनको पूरा 60% भी हो, जैसे हमने एग्जांपल में लिया 60,000 या 61,000, 59 ना हो। After notice to the registrar, appoint a person whose name does not appear on the panel maintained for the purpose to be the official liquidator, यानी कि रजिस्ट्रार को बताने के बाद वो दरखास्त कर सकते हैं कि सर उसके अलावा कोई और बंदे को अपॉइंट कर दो। याद रखोगे इस बात को। क्विट, रिजाइन एंड कैजुअल वैकेंसी, ये ऑफिशियल लिक्विडेटर छोड़ के भी जा सकता है, हक है कि नहीं उसका। अब ये पक्की बात है, पूरी वाइंडिंग अप कंप्लीट करके जाएगा। अगर छोड़ के चला जाए तो फिर क्या करेगा, कोर्ट इसकी जगह पे नया बंदा अपॉइंट करके, ये कोर्ट देख रहा है सारा कुछ। ऑफिशियल लिक्विडेटर की बात, अगर ऑफिशियल लिक्विडेटर, द ऑफिशियल लिक्विडेटर शैल नॉट रिजाइन, पहले तो उसको कह दिया जब तक वाइंडिंग अप कंप्लीट नहीं होगी तो छोड़ के नहीं जाएगा, एक्सेप्ट फॉर रीजंस ऑफ पर्सनल डिसेबिलिटी टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट को आप सेटिस्फाई करो, कोई ऐसी डिसेबिलिटी दिखाओ जिसकी वजह से आप कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए, बाकी तू कंटिन्यू रख सकता, तू जा। कह रहा सर मैं अंधा हो गया, सर मुझे नजर कुछ नहीं आता है सर, वहां पे मान लो कि सर अकाउंट्स में एक पारो थी सर, उससे मेरी शादी होगी तो ऐसे बता रहा हूँ, आप पर्सनल इंटरेस्ट है तो सर आपको सोचे अगर कहें तो मैं कंटिन्यू रखूंगा, इट्स ओके कहता है एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर अकर ड्यू टू हिज डेथ, रिमूवल और रेजिग्नेशन, यानी कि मर सकता है, छोड़ के जा सकता है, रिजाइन या उसको रिमूव भी किया जा सकता है, shall be filled up by the court by the appointment of another, यानी कि पैनल में से अगेन कोर्ट क्या करेगा, किसी और बंदे को अपॉइंट करेगा।
However, in case of resignation, the outgoing liquidator shall, अगर रिजाइन, अगर तो रिमूव किया, फिर भी देखो यहाँ पर भी वो बात कर रहा है, रिमूव किया उसको फौरन घर भेजो। लेकिन अगर वो रिजाइन करके जा रहा हो, हम उसको कहेंगे जब तक नया नहीं ना आता उस वक्त तक काम कर। ये पहले बात कहाँ पे पड़ी थी वाला, चीफ एग्जेक्टिव। चीफ एग्जेक्टिव दो तरह की सिचुएशन में फौरन चला जाएगा, रिमूवल और नया चीफ एग्जेक्टिव नहीं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर टू बी मेड टू ऑफिशियल अफेयर, इंतहाई अब आसान चीजें शुरू होगी। अब ये औखा वही था, अब ये बड़ा आसान है। बस 2 मिनट में रुक जाओ। क्या कह रहे, बस 2 मिनट पक्की, अभी आपने नहीं जाना। लो बेटा, पहले तरह वैसे इसको समझिएगा कि यहाँ पे पढ़ना क्या है आपने। देखो मेरे बच्चे, ये कोर्ट का ऑर्डर, ये कोर्ट बैठा हुआ, ये जज साहब बैठे हुए, जज साहब ने इस ऑफिशियल लिक्विडेटर को कहा जा उस कंपनी को वाइंड अप कर दे। अब ऑफिशियल लिक्विडेटर जब यहाँ पे आया तो मेरे बच्चे वो तो अब नया नया बंदा है, उसको क्या पता कि यहाँ पे इस कंपनी के क्या ऑपरेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे इसके एसेट्स पड़े हुए, क्या मामला है, उसको तो कुछ पता नहीं। तो वो कहता है कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ बताओ तो सही है क्या। तो ऐसे में कंपनी की जिम्मेदारी है कि ऑफिशियल लिक्विडेटर को एक स्टेटमेंट जमा करवाएंगे, उसको कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ये कंपनी की मैनेजमेंट जमा करवाएगी, किसको बोला, ये भी हम देखेंगे किन्होंने जमा करवानी होती है। एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जमा करवाई जाएगी, किसको, ऑफिशियल लिक्विडेटर को, ताकि उसको मामला का पता चल सके। उसके बाद जब ये ऑफिशियल लिक्विडेटर अपना वो मामला शुरू कर देगा, खुद काम करना शुरू कर देगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मिल गई उसको, अब वाइंडिंग अप का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा वो। उसके बाद इसने अपनी एक रिपोर्ट बना के जमा करवानी है कोर्ट कि भाई मामला 7 दिनों के अंदर कि मैंने क्या कुछ कर लिया है। ये 2 चीजें अब हम पढ़ने जा रहे हैं, बस याद रखोगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जमा होनी है, उसमें क्या होगा, और दूसरे नंबर पे किन्होंने जमा करवानी है, कब जमा करवानी होती है, फिर कितने दिनों के अंदर जो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपनी रिपोर्ट कोर्ट को जमा करवाए। याद रखोगे, एक रिपोर्ट आएगी कंपनी की तरफ से ऑफिशियल लिक्विडेटर को, दूसरी ऑफिशियल लिक्विडेटर की तरफ से कोर्ट को। ये 2 रिपोर्ट्स पढ़ने जा रहे हैं बेटा। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर टू बी मेड टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, इसके कंटेंट्स पूछेगा आपसे, कहता वेयर द कोर्ट हैज अपॉइंटेड प्रोविजन मैनेजर या मेड ए वाइंडिंग अप ऑर्डर एंड अपॉइंटेड एन ऑफिशियल लिक्विडेटर। प्रोविजन मैनेजर अपॉइंट किया हो या ऑर्डर पास करके ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया हो, देयर शैल बी मेड आउट एंड सबमिटेड टू द प्रोविजन मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर ए स्टेटमेंट एज टू द अफेयर ऑफ द कंपनी इन द फॉलोइंग। अभी मैं ये नहीं बता रहा कब जमा करवानी होती है, फिलहाल जमा करवानी है किनको, अगर तो प्रोविजन मैनेजर भेज दिया तो प्रोविजन मैनेजर को, अगर कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और वाइंडिंग अप और ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया, प्रोविजन मैनेजर अपॉइंट ही नहीं किया, दोबारा देखिएगा। अगर तो ऑर्डर पास होने से पहले प्रोविजन मैनेजर भेजा था तो उसको जमा करवाओ, अगर प्रोविजन मैनेजर नहीं भेजा तो वाइंडिंग अप का जब ऑर्डर हो गया ऑफिशियल लिक्विडेटर है तो ये स्टेटमेंट उसको जमा करवाओ, जो पहले आ गया हो वहां पे, जो पहले पहुंचा हो उसको ये जमा करवाओ। अब इसमें होगा क्या, आप ये पर्टिकुलर आपसे पूछेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो कंपनी की तरफ से ऑफिशियल लिक्विडेटर को जमा करवाई जाती है उसके अफेयर बताओ। भाई बड़ी सादी सी बात है, कंपनी के सारे हाल अहवाल सब बताने आपने उसको। क्या, पर्टिकुलर ऑफ द कंपनी एसेट्स, डेट्स एंड लायबिलिटी, कंपनी के कौन कौन से एसेट्स हैं, डेट्स कौन से, लायबिलिटीज कौन सी, डिटेल ऑफ कैश बैलेंस इन हैंड एट बैंक, कितना हमारे पास पैसा पड़ा हो, कितना बैंक में पड़ा हुआ, द नेम एड्रेस ऑफ द कंपनीज क्रेडिटर्स स्टेटिंग सेपरेटली द अमाउंट सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। सर ये वो लोग हैं जिनका कंपनी ने पैसा देना है, इनमें से ये सिक्योर्ड डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं जिनके ये एसेट्स मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट किए हो, सर ये अनसिक्योर्ड है। दोनों की अलग अलग लिस्ट बना के हम क्या करेंगे, ऑफिशियल लिक्विडेटर को जमा करवा देंगे। याद है ना, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड।
हैं। वो सिक्योर्ड वाले क्या करेंगे, आज एसेट लेके जाएंगे इससे ऑफिशियल लिक्विडेटर से, अनसिक्योर्ड क्या करेंगे, लाइनों में लगेंगे। और अगर वो भी सिक्योर्ड वाले भी वो जो जिनका मॉर्गेज और चार्ज रजिस्टर्ड हुआ, नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम डेट, वो लोग जिन्होंने कंपनी के पैसे देने हैं उनका पूरा अता पता, कहां पे रहते हैं, सब कुछ वो भी जमा करवाएंगे। वो उसने पैसे रिकवर भी तो करने हैं ना कंपनी वाले। उसके बाद कहता है वेयर एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज नॉट इन, कंपनी की प्रॉपर्टी किसी और की कस्टडी में हो, उस बंदे का नाम बताएंगे। और किसी और की प्रॉपर्टी कंपनी के उसमें कस्टडी में हो, वो भी कहेंगे सर ये एसेट हमारा नहीं है, ये हमसायों का मांग के लेकर आए हैं। हाँ तो हाँ तो किसी और कंपनी का। कहता है फुल एड्रेस ऑफ द प्लेसेस वेयर द बिजनेस ऑफ द कंपनी वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग द 180 दिन, पिछले एक जिस दिन वाइंडिंग अप का ऑर्डर हुआ होगा या जिस दिन ये अपॉइंट हुआ होगा ऑफिशियल लिक्विडेटर या प्रीमियर मैनेजर, उसके पिछले 180 दिनों के अंदर कंपनी ने जहां जहां पे कारोबार किया होगा, चाहे वो 20 दिन पहले, 30 दिन पहले, 7 दिन पहले खत्म कर दिया, कोई मसला नहीं, पिछले 180 दिनों में 6 महीनों में जहां जहां कंपनी ने कोई बिजनेस ऑपरेशन किए हैं सबकी डिटेल बताएगा, याद रखोगे। लेकिन अगर कोई बिजनेस बंद कर दिया था 7 महीने पहले, उसका बताने की जरूरत नहीं, लेकिन पिछले 6 महीनों में जो बिजनेस एक्टिविटी जहां जहां पे हुई है वो सब डिटेल बताएंगे। डिटेल ऑफ एनी पेंडिंग सूट, जो कंपनी के ऊपर केसेस हैं और किसने हम पर केस किया हुआ है कंपनी के ऊपर, उन लोगों की डिटेल भी। और सच अदर पर्टिकुलर में भी प्रेस्क्राइब एज द कोड, या कोड या प्रीमियर मैनेजर ऑफिशियल लिक्विडेटर कह सकता है सर ये चीजें भी हमें जमा करवाओ। उसके अलावा जो चीज वो मांग कर लेना चाहते हो लिखकर उनको कह दें, वो लिखकर उनको दे देंगे। मुश्किल बात है ये जो ये क्या है बड़ा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किसने किसको जमा करवानी होती है, कंपनी ने, लिखो क्या है। ये सादी सी बात है, इंतहाई सादी सी, पर्टिकुलर्स पूछेगा। अब अगली बात आएगी मेरे बच्चे, कह देगा रेलिवेंट डेट एंड टाइम लिमिट। कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को कब तक बनेगी, यानी कि कौन बना रहा होगा और कब तक जमा करवानी है, इसको देखिएगा। कहता है रेलिवेंट डेट मींस इन केस वेयर प्रोविजनल मैनेजर इज अपॉइंटेड द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, यानी कि अभी तो फिलहाल अभी 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 रुक जाओ, बस रेलिवेंट डेट देखो, तारीख कौन सी होगी, जिस दिन प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट हुआ है, एंड इन केस वेयर नो सच प्रोविजनल मैनेजर इज अपॉइंटमेंट इज मेड द डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर। दो चीजें यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे अगर हम क्योंकि इसको ना आगे लफ्ज बोलेगा कि रेलिवेंट डेट के 15 दिन के अंदर आपने ये काम करना है, तो पहले रेलिवेंट डेट का आपको आइडिया, उसका मतलब क्या है। अगर तो प्रोविजनल मैनेजर हमने पहले भेज दिया था, जिस दिन प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट हुआ हो तो वो रेलिवेंट डेट है। और अगर प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट नहीं हुआ तो जिस दिन कोर्ट ने वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया था वो रेलिवेंट डेट है। अब अगली बात आएगी सर ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर शैल बी सबमिटेड विद इन 15 दिन डेज फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। तो फिर इसके 15 दिन के अंदर ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है ये ऑफिशियल लिक्विडेटर या प्रोविजनल मैनेजर को मिल जानी चाहिए। अब सोचिएगा, आज किसी ने पिटीशन जमा करवा दी, कल कोर्ट ने एक प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट कर दिया है, तो 15 दिन के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जब जमा करवानी कब से शुरू हो जाएगा, कल से। कल आया ना प्रोविजनल मैनेजर, उसके 15 दिन ये रेलिवेंट डेट हो। अच्छा प्रोविजनल मैनेजर नहीं भेजने की नौबत आई नहीं, जरूरत ही नहीं आई, कोर्ट ने जाके 31 मार्च को ऑर्डर किया कि इस कंपनी को वाइंड अप किया जाए, 31 मार्च रेलिवेंट डेट है, उसके 15 दिन यानी कि 15 अप्रैल तक। याद रखोगे क्या जमा हो जानी चाहिए इसके पास, प्रोविजनल मैनेजर है तो उसके पास, या ऑफिशियल लिक्विडेटर है तो उसके पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जिन लोगों की जिम्मेदारी अभी देखें कौन लोग हैं उन्होंने जमा करवा देनी है। और इसको बढ़ाया भी जा सकता है, एक्सटेंड भी किया जा सकता है, 45 दिन तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है टाइम। कहता है और विद इन सच एक्सटेंडेड टाइम नॉट एक्सीडिंग 45 डेज फ्रॉम द डेट एज द ऑफिशियल लिक्विडेटर प्रोविजनल मैनेजर आर द कोर्ट ऑर्डर जो भी है, तो उसके 45 दिनों तक इसको मजीद भी हम बढ़ा सकते हैं। तो वो कहें सर 15 दिन में सब डिटेल नहीं दे सकेंगे हम आपको, कहेंगे चलो 45 दिन मजीद आपको दे दिए। ऑब्लिगेशन टू सबमिट, अब अगली बात है कि जमा किसने करवाना है। अभी तक हमने ये कहा था कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जमा करवानी है कंपनी ने किसको, ऑफिशियल लिक्विडेटर को या प्रोविजनल मैनेजर को, लेकिन कराएगा कौन, ये अलग पूछेगा आपसे। द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर शैल बी सबमिटेड एंड वेरीफाइड बाय पर्सन हु आर द रेलेवेंट डेट, रेलेवेंट। अब देखो ये जगह जगह पे लफ्ज बोलेगा, प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट हुआ है तो उस दिन, कोर्ट ऑर्डर हुआ है तो उस दिन। चीफ कौन जमा कराएगा, डेट द डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीएफओ एंड secretary of the company. The provisional manager or official liquidator subject to the direction of the court may also require to make and submit the statement in prescribed form as to the affair of the company by some or all of the person. इन लोगों को भी कहा जा सकता है। देखो पहले तो उसने ऊपर बता दिया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कौन जमा कराएगा, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीएफओ एंड सेक्रेटरी, इन लोगों की जिम्मेदारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जमा कराना। कहता है इनके अलावा प्रोविजनल मैनेजर या ऑफिशियल लिक्विडेटर चाहे तो इन लोगों को भी कह सकता है आप लोग मुझे डिटेल जमा करो। ये सब बताने आपको, पहले ऊपर ये 4 बताने हैं,
उसके अलावा क्या जो ऑफिशियल लिक्विडेटर या प्रीमियर मैनेजर कुछ और लोगों को भी कह सकता है इनके अलावा? हाँ, ये लोग, ये कौन है? वेयर वो हैव बीन डायरेक्टर, जो देखो ऊपर उनका जिक्र किया जो आज के दिन पे हैं। जब वो गया, 2 लोग वहां पे डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और सीएफओ थे, वो उनको बुला लिया। वो कहेंगे सर मैं तो अभी भी आया, मेरे पहले फलाना बंदा सीएफओ था। तो ये उनकी बात हो रही है जो इनसे पहले थे, हु हैव बीन, जो रहे हो क्या डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव सीएफओ, वही ऊपर वाले लोग, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी विद इन 1 ईयर फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। उस रेलेवेंट डेट के पीछे 1 साल तक जो इन नोटों पर रहा हो, उनसे भी वो कह सकता है आओ मुझे ये इन्फॉर्मेशन जमा करो। उनको बुला सकते। एक बंदा 9 महीने पहले छोड़ के गया हो, 10 महीने, 11 महीने, साल नहीं हुआ अभी किसी को छोड़े हुए, उसको बुला सकते हैं इधर आ, मुझे ये एक बंदा साल से ज्यादा हो गया सर, अब मुझे क्या पता, मुझे तो साल हो गया छोड़े हुए, साल से ज्यादा हो गया, तो उसको रहने देगा। याद रखोगे। Who had taken part in the formation of the company at any time within 1 year before the relevant date? कहता है जो बंदा भी कंपनी बनाने में शामिल हुआ हो रेलिवेंट डेट के 1 साल पहले, जिनके साल मार्जिन रखा हुआ उसने। कर ले खैर यार। ले बेटा, ठीक है। कहते हैं who are in the employment of the company or have been in employment, जो आज एम्प्लॉय हैं, देखो ऊपर एम्प्लॉय की बात नहीं की थी, लेकिन देखिए उसने एम्प्लॉय की भी बात करी, जो आज हैं या पिछले कब तक बोला, और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी विद इन द स्टडी, उस साल में ही अगर वो आर इन द ओपिनियन ऑफ द ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव प्रीमियर मैनेजर केपेबल ऑफ गिविंग द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एंड टू होम द स्टेटमेंट रिलेट्स। कहता है वो जो आज के दिन के ऊपर एम्प्लॉई हैं या पिछले साल में रहे हों 1 साल तक, या इनके अलावा और कोई भी एम्प्लॉय जिसको, जो कोई भी बंदा जिसको ऑफिशियल लिक्विडेटर लगे कि ये बंदा है जिससे कोई इंफॉर्मेशन मुझे मिल सकती है। नहीं वो बाद में खिला देंगे इनको, लेकिन वो इनको कहें कोई लेस शेस होंगे यहाँ पे कोई करीब से, मैं भी पूछ लेगा से हैं। सर बस छुट्टी थी, चाय हो जाए, है ना? चाय बेटा, चाय आप लोग, चाय उसको कहे चाय के साथ कुछ ना बंदोबस्त कर दें खाने का। लेकिन उनको कहना कि 6 बंदों को निकाल के भी, 8 बंदों को निकाल, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिर्फ उनके, वो निकाल के 3 बंदे रहते 11 ही उनको नहीं देना जिन्होंने पहले बिरयानी खा ली, बाकी बस ठीक है यार, जाओ आप लोग, अपना पढ़ लिया बस, अब इसी काम में ही लगे रहना। और जाओ उसको कहा मैं सर ने मजाक किया, उसका सबके लिए एक चाय बनाओ, बाकी मेरी बात में की नहीं आ रहा। हो जा, बैठ जा यार, तो इतनी देर थे ला देंगे बेशरम जानवर। तो देखिएगा ले, ऑनलाइन वाले बच्चों हो सकता है थोड़े से सिग्नल का इशू हो, अब मे बी सबमिट एंड वेरीफाई। हम क्या पढ़ रहे हैं, वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने सेक्रेटरी और सीएफओ, उसके अलावा वो बंदा जो पिछले 1 साल में इन ओहदों पे रहा हो, या कोई और बंदा जो एम्प्लॉयमेंट में रहा हो पिछले साल में है या रहा हो, या इसके अलावा कोई ऐसा बंदा जो ऑफिशियल लिक्विडेटर प्रीमियर मैनेजर को लगे कि ये बंदा भी ऐसा है जिसे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट, अच्छा कहां तक पहुंचा था, द एनी पर्सन मेकिंग द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स शैल बी एंटाइटल्ड टू एंड पेड बाय द ऑफिशियल। अच्छा इसको पे भी करेगा वो, ये नहीं कि वो टाइम लगा रहे हैं सारी चीज के ऊपर, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या करेगा, इनको पे भी करेगा। कहते कि पेनल्टी इन कंट्रावेंशन एनी कंट्रावेंशन ऊपर की रिक्वायरमेंट, तो जिस बंदे ने भी ऊपर की बातें ना मानी, जिसको ऑफिशियल लिक्विडेटर कह रहा होगा, 2 लेवल की, यानी कि लेवल 2 की पेनल्टी पड़ेगी। Without prejudice the preparation of any provision imposing a penalty in respect of any default, the court which takes the binding of order or appoints a provisional manager में, यार ये बंदे गिन लो, चाय बना लो और साथ में कुछ खाने के लिए भी कर लेना, तो बाहरों कोई बिस्किट वगैरह ले आ यार, कोई नमकीन कुछ है मैंने पैक डाले, ओपन ना लेगा ना, वो हाइजीन नहीं होते, महंगे होते कहता पता लग गया। चलो देखिएगा, आर पॉइंट प्रीवियस मैनेजर मे मेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस एंड ट्राई ऑफेंस इटसेल्फ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड ऑन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल। इस अल्फाज को समझ लीजिएगा।
कह रहा विदाउट प्रेजुडिस ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन इंपोजिंग, यानी कि ऊपर की पेनल्टी तो लगेगी उस बंदे के ऊपर जिसको कहा गया इन्फॉर्मेशन दे वो ना दे रहा हो। द कोड विच टेक्स द वाइंडिंग अप ऑर्डर और अपॉइंट ए प्रोविजन मैनेजर में टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस एंड ट्राई द ऑफेंस इटसेल्फ इन अकॉर्डेंस विद द, यानी कि उसके ऊपर कोड ऑफ क्रिमिनल, जो क्रिमिनल कोड की जो शिक्के हैं उसके ऊपर लगा के उसको सजा भी दे सकता है। ऊपर पेनल्टी में तो फाइन लेवल 1 लेवल 2 में तो फाइन पड़ेगा ना। कोर्ट क्या कर सकता है, इस जुर्म को इन्फॉर्मेशन ना देने को क्राइम समझते हुए क्राइम वाली प्रोसीडिंग उसके खिलाफ शुरू कर सकता है। डराया जा रहा है उसको, जो information मांग रहा दे दो, नहीं तो आपके खिलाफ गिवन प्रोसीजर 1988 द ट्रायल ऑफ केस बाय मजिस्ट्रेट एंड फर्दर डायरेक्ट द पर्सन कंसर्न टू एम्प्लॉय विद द अबव प्रोविजन कर सकता है। राइट टू इंस्पेक्शन, गरीबों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए राइट टू इंस्पेक्शन कॉपी और अच्छा ये देखिएगा मेरे बच्चे, मैं हूँ ऑफिशियल लिक्विडेटर। मैंने जिन लोगों से इंफॉर्मेशन लेनी थी ना उन्होंने मुझे क्रेडिटर्स की सारी डिटेल जमा की, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सब जमा करवा दी। ये मेरे पास रजिस्टर पड़ा हुआ। आप लोग क्रेडिटर और आप लोग सिक्योर्ड क्रेडिटर से क्या आपका दिल, और आपका दिल करेगा ना जब मैं रजिस्टर मुझे ये जो ऑफिशियल लिक्विडेटर क्रेडिटर्स का लिस्ट हमें दिखा दे और हमारा नाम इन्होंने जो आपको दिया है उसमें कितने पैसे हैं हमारे, और वो सिक्योर्ड में रखा है या अनसिक्योर्ड में, हमें भी तो पड़ा हो ना सर, हम क्रेडिटर हैं इसके। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि अगर कोई क्रेडिटर ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो ऑफिशियल लिक्विडेटर को मिली है इसको देखना चाहे तो आके देख भी सकता है। याद रखोगे, कहता एनी पर्सन स्टेटिंग हिमसेल्फ इन राइटिंग टू बी क्रेडिटर और कंट्रीब्यूटरी, कौन देख सकता है, क्रेडिटर और कंट्रीब्यूटरी ऑफ द कंपनी शैल बी इंटाइटल्ड बाय हिमसेल्फ or by his agent at all reasonable time on payment of the prescribed fee to inspect the statement of affairs submitted and to a copy thereof extract thereof। यानी कि वो लोग जिनके पैसे हैं कंपनी की तरफ या कंट्रीब्यूटरी, खुद जब उनके एजेंट बैंक शैंक है वो खुद थोड़ी आएंगे, एजेंट भेज देंगे अपना, वो जाके कहेंगे कुछ पैसे जमा करवाएं, कॉपी लें, कॉपी भी करवा के लेके जा सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। Any person untruthfully so stating himself to be creditor or contributor shall be guilty of offense under section, यानी कि अगर किसी बंदे ने रजिस्टर चेक करने के चक्कर में जानबूझ के अपने आप को क्रेडिटर शो किया जबकि वो ना हुआ तो उसको क्या होगा, उसको भी वो ऑफेंस कंसीडर होगा। Also information to a public servant in order to cause him to use his lawful power to the injury or annoyance of any person of the, ये बस इतना बस पढ़ लीजिएगा। रिपोर्ट बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर, अब देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किसको जमा करवाई गई थी, ऑफिशियल लिक्विडेटर। अब ऑफिशियल लिक्विडेटर ने रिपोर्ट किसको जमा करानी है, आप, लेकिन वो रेलिवेंट डेट फिर आपके काम आएगी है। अब यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है where the court has made a binding of order and appointed an official liquidator, such liquidator is required to submit a report to the court containing the following particulars। कौन कौन सी पर्टिकुलर्स, वही उसी तरह के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की तरह की 12 बातें इसलिए भी लिखनी है। क्या, नेचर एंड डिटेल ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो जितने एसेट्स हैं उनकी डिटेल, और वो कहाँ कहाँ पे हैं ये लिखेगा अपनी रिपोर्ट के अंदर। और कैश बैलेंस इन हैंड, कैश दोबारा वो चाहे वही कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, आपको इंशाल्लाह नंबर है तो 4 मिल जाएंगे वैसे, याद रखोगे। तो उसके बाद द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज, ये वहां पर लिखी थी, ऑथोराइज कैपिटल और पेड ऑफ कैपिटल कितना है। द एग्जिस्टिंग एंड कंजीनियल लायबिलिटी, ये वहां पर भी थी कि एग्जिस्टिंग और कंजीनियल लायबिलिटी कौन सी, स्टेटिंग सेपरेटली टू सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, द डेट्स ड्यू टू द कंपनी एंड नेम्ड एड्रेस, जिन लोगों ने कंपनी को पैसा देना उनके नाम, ये भी वही पॉइंट है। और डेट्स ड्यू फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी, जो कंट्रीब्यूटर ने पैसा कंट्रीब्यूट करना उनका, डिटेल ऑफ ट्रेडमार्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये वहां पे नहीं थी। ट्रेडमार्क जो इनके इंटेलेक्चुअल, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो रिसर्च करके खुद बनाई हो। डिटेल ऑफ सब्सिडियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, जॉइंट वेंचर और कोई और कॉन्ट्रैक्ट कर रखे होगा कंपनी ने, उन कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल, कोई जॉइंट वेंचर है इनके, कोलैबोरेशंस हैं कुछ और कंपनीज के साथ, उनकी डिटेल। डिटेल ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी, ये वहां पे नहीं थी, ये कुछ बातें। डिटेल ऑफ लीगल केसेस, ये वहां पे थी। एनी अदर इन्फॉर्मेशन विच कोर्ट में डायरेक्ट, कोर्ट उससे कुछ और भी मांग सकता, मुझे ये इन्फॉर्मेशन को। और द ऑफिशियल लिक्विडेटर शैल आल्सो इंक्लूड इन द रिपोर्ट इन मैनर वी द कंपनी वाज प्रमोटर और फॉर्म, वो ये साथ ये भी बता रहा होगा ये कंपनी को बनाने वाले कौन थे, कैसे ये बनाई गई और कैसे चलाई गई। वो सब सुनना चाहेंगे यार, ये जिसको वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया है क्या मामला था इसके। ओए, द ऑफिशियल लिक्विडेटर shall also make a report on the validity of the business of the company or steps, यानी कि यहाँ पे देखो कंपनी के बनाने बनाने के मामला भी जज साहब उससे पूछ सकते हैं ऑफिशियल, क्योंकि आप चला गया ना, उसको सारे मामला का पता है। पूछेगा यार ये किसने बनाई थी, क्या थे कंपनी के मामले, कैसे बनाई गई ये सारा कुछ। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, आल्सो मेक अ रिपोर्ट टू द वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, इसका जो बिजनेस था वो वायबल था भी कि नहीं, या इन्होंने वो उठा के लोगों के पैसे जाया करवा दिए, कुछ इस तरह की चीजें वो ऑफिशियल लिक्विडेटर सुनना चाहेगा, जो जज साहब चाहें। टाइम लिमिट, कितने अरसे में जमा करवानी है ये,
कहते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर सेड एज सून एज प्रैक्टिकल आफ्टर रिसीट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड नॉट लेटर देन 60 डेज। अच्छा, यहाँ पे रेलिवेंट डेट के लिहाज से नहीं बता रहा, वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मिलने के लिहाज से है। जिस दिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मिलेगी उसके 60 दिनों के अंदर अंदर ये फिर अपनी रिपोर्ट तैयार करके किसको जमा कराएगा? कोर्ट को। A certified copy of the report of officer shall also be sent to the registrar simultaneously with the submission। जब वो कोर्ट को देगा 60 दिनों के अंदर तो साथ वो रजिस्ट्रार को भी जमा कराएंगे। हाँ, 12 का चले सर आप ग्रेड है हाँ चल अजी एक सवाल हाँ जो ये एलिगेटर होता है हाँ इसके काम बस रिपोर्ट करना होता है। नहीं, रिपोर्ट नहीं मेरे बच्चे, वो सारा बाइंड अप भी तो करेगा ना उसको। ये बाइंड अप करके रिपोर्ट भेजेंगे, बाइंड अप करने से पहले रिपोर्ट अभी चल रही होगी बाइंडिंग, अब कुछ कोर्ट को इन्फॉर्म भी तो रखना है ना। अच्छा अच्छा ये पहली रिपोर्ट है जो पहली पहली जमा कराएगा, उसके बाद कोर्ट जब चाहे मजीद इंफॉर्मेशन मांग सकता है। यानी कि आपको ऑफिशियल लिक्विडेटर भेज तो दिया, साल हो गया तेरी तरफ से कोई आता पता ही नहीं, कोर्ट नहीं घबराएगा शायद कहीं गायब भी ना हो गया। तो इसलिए जिस दिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मिलेगी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मिलने के 60 दिन के अंदर तू अपनी रिपोर्ट बना के कोर्ट को भी जमा कराओ। सर ये मामला चल रहे हैं अभी तक, वो चल रहा होगा प्रोसेस। सर ये लोग हैं जिनसे पैसा लेना है, इसने ये पैसा बैंक पे पड़ा हुआ है, ऐसे ये बनी थी कंपनी, ये तो सारी डिटेल अभी तक आज के हालात बताने हैं बस उसमें। नहीं बेटा, आप लोग कॉमन रूम में बैठे मेरे बच्चे, आप लोग जहां पे मर्जी खज्जल खुआर होते रहे, अभी वो बना रहे हैं इंशाल्लाह आपको। अब देखिएगा आपके 3 चैप्टर है मेरे बच्चे, चैप्टर 8, 9, 10, उसके अभी वो लिंक आपको शेयर कर देगा। और जो बी लॉ वाले हैं वो चैप्टर नंबर 16, 17, 18, ये 3 चैप्टर दोनों के अभी वो लिंक शेयर कर देगा रिवीजन के। उसको मेरे बच्चे लाजमी सुन लीजिएगा एकदम। तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। जब कोई क्वेश्चन हो मेरे बच्चे लाजमी पूछ लीजिएगा, अगले दिनों में वेला हूं। और कोशिश होगी कि जितना जल्दी हो सके, और मॉक लाजमी देना है, मॉक मेरे बच्चे ना छोड़िएगा। सॉरी नहीं वो जो है वो है, ये ना डिस्कस, हाँ बाद में दे सकते हो आप। चलो मेरे बच्चे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।